अध्याय 441 थोड़ा कमतर। अर्जुन ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और उसके हाथ में मौजूद विशाल कृपान से धीमी सी आवाज निकली, चिंग। तो तुमने चाकू का इस्तेमाल किया? सीमा नांटियन ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपना दाहिना पैर ऊपर उठाया। मेरे पैरों का कौशल दुनिया में बेजोड़ है। अर्जुन का शरीर कांप उठा और उसने तुरंत अपनी क्यूई को बिजली में बदल दिया। तीव्र बिजली चमकी और उसके पूरे शरीर को घेर लिया, जिससे उसकी युआन क्यूई शक्ति एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई। सीमा नांटियन का दाहिना पैर कांपने लगा और लहरदार बादलों का एक छल्ला उसके शरीर पर ऊपर नीचे घूमने लगा। अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने विशाल कृपान से वार किया, जिससे यांग फ्लेम कृपान तकनीक का तीसरा रुख बना। एक विशाल यांग ज्वाला ब्लेड प्रकाश अर्धचंद्र के आकार में सीमा नांटियन की ओर बढ़ा। सीमा नांटियन हवा में उछला और आधा मीटर ऊंचा कूद गया। फिर उसने अपनी कमर मोड़ी और अपने पैर को एक झटके से बाहर की ओर उछाला। अपने शरीर की घूर्णन गति की मदद से वह तुरंत हवा में 10 से अधिक बार घूमा और उसके पैर ने एक काले बादल जैसी युआन क्यूई को बाहर निकाला, जिससे एक चाप के आकार का तेज प्रकाश संघनित हुआ। चाप के आकार का प्रकाश यांग फ्लेम ब्लेड लाइट से टकराया, जिससे धरती को हिला देने वाला विस्फोट हुआ। छोटी बहन की रक्षा करो, सीमा नांटियन ने चिल्लाने के लिए समय निकाला। चू यू और अन्य लोगों ने पहले ही ड्रीम तितली को घेर लिया था। उन चारों ने एक साथ अपने युआन क्यूई को छोड़ा और ड्रीम तितली को घेरने के लिए एक अंडे के छिलके के आकार की युआन क्यूई ढाल को संघनित किया। यांग फ्लेम ब्लेड लाइट के चाप के आकार की तेज रोशनी से टकराने के बाद विस्फोट बहुत जोरदार था, जिससे आसमान में काला धुआं उठने लगा। काले धुएं का ऊपरी हिस्सा लुढ़कने लगा और नीचे का काला धुआं ऊपर उठता रहा, जिससे एक विशाल मशरूम बादल बन गया। ऐसे हिंसक विस्फोट में सीमा नांटियन ने थोड़ा झुका और कहा, बादल कदम कदम। उसका दाहिना पैर जमीन पर जोर से लगा। उसके पैरों के नीचे युआन क्यू फट गया, जिससे एक छोटा काला बादल बन गया। एक तेज आवाज के साथ उसका शरीर आश्चर्यजनक गति से अर्जुन की ओर बढ़ा। यह क्लाउड स्टेपिंग स्टेप बहुत तेज था। अर्जुन की नजर में यह पहले से ही एक बिंदीदार रेखा में बदल गया था। तथाकथित मार्शल कलाकार की गति बिंदुबद्ध रेखा की तरह तीव्र थी तथा यह सब अपेक्षाकृत तेज था। उस समय जब अर्जुन ने स्प्रेड आउट को अपनी तलवार खींचते देखा, तो तलवार की रोशनी एक छाया की तरह थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि अर्जुन का क्षेत्र बहुत कम था। लेकिन अब अगर अर्जुन ने स्प्रेड आउट को फिर से अपनी तलवार खींचते देखा, तो वह बिना किसी छाया के इसे स्पष्ट रूप से देख पाएगा। भले ही अर्जुन मूल वापसी के 5वें स्तर पर था, यह देखते हुए कि सीमा नांटियन का शरीर अभी भी एक छाया की तरह तेज था, यह देखा जा सकता था कि सीमा नांटियन की गति कितनी आश्चर्यजनक थी। अर्जुन का पूरा शरीर बिजली की चमक से लिपटा हुआ था जब वह सीमा नांटियन की छाया की ओर वार कर रहा था। सीमा नांटियन ने 2 बार घूमकर अर्जुन पर अपने भयंकर चाबुक वाले पैर से वार किया। ब्लेड और चाबुक की टांग में जोरदार टक्कर हुई। बिजली ऊपर की ओर उछली, जबकि अर्जुन को इस लात के बल से 10 मीटर से अधिक पीछे धकेल दिया गया। यह संभव नहीं है। अर्जुन का दिल धड़क उठा। उसका ड्रैगन ब्लड सेबर एक उच्च श्रेणी का अर्थ ग्रेड हथियार था। सीमा नांटियन अपने खून और मांस के साथ बिना हारे उसके ड्रैगन ब्लड सेबर से लड़ सकता था। इतना मजबूत मांस और रक्त वाला शरीर किसके पास हो सकता है? अगर ऐसा होता तो एक मार्शल आर्टिस्ट को हथियारों की क्या जरूरत होती? क्लाउड स्टेपिंग स्टेप्स। सीमा नांटियन को नहीं पता था कि अर्जुन क्या सोच रहा था। एक किक से अर्जुन को पीछे धकेलने के बाद वह फिर से आगे की ओर भागा। अर्जुन ने 2.5 मीटर लंबी तलवार को हवा की तरह तेजी से काटते, घुमाते और झुकाते हुए उसका प्रयोग किया। सीमा नांटियन के दोनों पैरों ने बारी बारी से हमला किया। हर बार जब उसके लंबे पैरों की जोड़ी नीचे गिरती, तो यह हवा और बारिश के झोंके की तरह तेज होती। उन दोनों के बीच लगातार 20 से ज्यादा बार लड़ाई हुई। कई बार एक दूसरे से लड़ने के बाद अर्जुन सदमे से पीछे हट गया, जबकि सीमा नांटियन उससे अलग होने के लिए अनिच्छुक था। बहुत शक्तिशाली। अर्जुन ने अपने दांतों को भींच लिया और महसूस किया कि सीमा नांटियन की हर किक एक छोटे पहाड़ की तरह थी जो उसके कृपान पर दबाव डाल रही थी। मोके ने इशारा किया। जिस क्षण अर्जुन ने अपनी कृपान से वार किया और सीमा नांटियन के भारी पैर से टकराया, उसके बाएं अंगूठे ने सीमा नांटियन के चेहरे की ओर इशारा किया। आग की एक किरण सीमा नांटियन के चेहरे की ओर बढ़ी। बादल हाथ मिलाते हुए सीमा नांटियन ने अपना बायां हाथ एक तरफ घुमाया और एक सफेद बादल उसकी हथेली के चारों ओर लिपट गया।
सफेद बादल नरम और मुलायम था, और यह वास्तव में ज्वलंत प्रकाश किरण के चारों ओर लिपटा हुआ था, उसे बाईं ओर धकेल रहा था। इसके तुरंत बाद सीमा नांटियन का दाहिना हाथ चाकू में बदल गया और अर्जुन की बाईं कलाई पर वार कर दिया, जिससे अर्जुन के मौके को रुकना पड़ा। फूल तोड़ने वाली उंगली। अर्जुन ने अपनी बाईं उंगलियों से सीमा नांटियन के दाहिने हाथ को पकड़ लिया और सीमा नांटियन के दाहिने हाथ को रोकने के लिए इसे ऊपर की ओर उछाल दिया। सीमा नांटियन का शरीर अचानक आगे की ओर खींच लिया गया और उसे केवल अर्जुन को एक कृपान से उसका सिर काटने की आवश्यकता पड़ी। काले बादलों का दमन। सीमा नांटियन की प्रतिक्रिया अतुलनीय रूप से तीव्र थी। अचानक उसके सिर के ऊपर काले बादलों का एक घेरा दिखाई दिया। काले बादलों ने तुरंत उसके शरीर को घेर लिया और बेरहमी से उसे घेर लिया। सीमा नांटियन एक पहाड़ जितना भारी था और जोर से जमीन पर गिरा, जिससे फूल तोड़ने वाली उंगली के लिए हिलना असंभव हो गया। अर्जुन की प्रतिक्रिया निर्णायक थी। उसने तलवार को बहुत करीब से जमीन में घुसा दिया और दहाड़ते हुए बोला, एजो ड्रैगन, समुद्र में जाओ। धमाका! एक पल में अर्जुन का पूरा शरीर आग की लपटों से जल उठा। लपटों ने बिजली को भी घेर लिया और सीमा नान का सिरा पीछे की ओर उड़ गया। सीमा नांटियन ने अपना दाहिना पैर उठाया और एजो ड्रैगन के ब्लेड का प्रतिरोध किया। वह चिल्लाया, बादल के पंख हिलाओ। महारानी सीमा नांटियन की पीठ पर अचानक विशाल सफेद बादल जैसे पंख दिखाई दिए। ये दो पंख 30 मीटर लंबे थे। बादलों के पंखों की जोड़ी ने एक पल में लगभग 100 बार फड़फड़ाया, जिससे एक अकल्पनीय प्रतिक्रिया हुई। उन्होंने वास्तव में अर्जुन के एजो ड्रैगन को समुद्र में धकेल दिया, उसे रुकने के लिए मजबूर किया और यहां तक कि उसे तेजी से पीछे की ओर धकेल दिया। हालांकि विशालकाय पंखों की शक्ति बहुत भयंकर थी। 100 फड़फड़ाहट के बाद इसने अप्रत्याशित रूप से एक भयंकर हवा पैदा की जो चाकू की तरह तेज थी, जिसने उसके पीछे अनगिनत पेड़ों को काट डाला और पंखे के आकार का खंडहर बना दिया। जहां तक चू यू और अन्य लोगों का प्रश्न है, मिंग्यू युआन के साथ वे सभी अपने पंखों के फड़फड़ाने से तेज हवा से उड़ गए। खींचो, कृपान, काट दो। अर्जुन के हाथ में ड्रैगन ब्लड कृपान ऐसे गुनगुना रहा था मानो वह सचमुच का ड्रैगन दहाड़ रहा हो। उसने समुद्र में जाने वाले एजो ड्रैगन से भी ज्यादा शक्तिशाली दबाव प्राप्त कर लिया था। इस बार उसने अपनी कृपान निकाली और कट मारते हुए बिजली की मूल ऊर्जा कृपान प्रकाश का 20 मीटर लंबा बोल्ट काट दिया। सीमा नांटियन ने भी ड्रैगन ब्लड सेबर के दाहिने पैर का प्रतिरोध करने के लिए खुद को ऊपर उठाया और उसे जोर से उठाया। हूं! सीमा नांटियन के भारी पैरों से 30 मीटर लंबा प्रकाश का चाप बनाया गया। कृपान किरणें चापाकार प्रकाश से टकराईं और दोनों आकाश में उड़ गईं। हाँ, सीमा नान ने अपना दाहिना पैर आसमान में उठाया, अपनी उड़ने वाली चाकू की रोशनी उठाई और स्थिति का फायदा उठाते हुए जमीन से निकल गया। उसका दाहिना पैर अभी भी ऊपर की ओर बढ़ रहा था और उसका बायां पैर पहले ही अर्जुन के दिल के पैर को छेदने के लिए एक चाल चल चुका था और उसके सीने में भारी वार कर रहा था। उसी समय अर्जुन ने अपनी मध्यमा उंगली का उपयोग करते हुए 3 मोके उंगलियों से सीमा नांटियन की ओर इशारा किया। अर्जुन का मध्य पैर, सीमा नांटियन की मध्यमा उंगली और दोनों ने एक ही समय में पीछे की ओर टटोला। अर्जुन लगातार पीछे की ओर पलटा और करीब 20 मीटर पलटने के बाद ही रुका। वह एक घुटने पर बैठ गया, उसका चेहरा लाल हो गया और उसने बड़ी मात्रा में लाल खून बाहर निकाला। सीमा नांटियन ने अपने दोनों पैरों से जमीन पर कदम रखा और 10 मीटर से ज्यादा पीछे खिसक गया। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। यह संभव नहीं है। उन दोनों ने धीमी आवाज में एक ही बात कही। सीमा नान का चेहरा गुस्से से भर गया। मेरे 6ठे स्तर के ओरिजिन रिटर्न रियल्म के साथ 9वें स्तर के ओरिजिन रिटर्न रियल्म मार्शल कलाकार को कुचलना एक केक का टुकड़ा है। आप केवल 5वें स्तर के ओरिजिन रिटर्न रियल में है, फिर भी आपके पास वास्तव में इतनी ताकत है। अर्जुन ने विशाल कृपान को अपने हाथ में पकड़ लिया और गहरी आवाज में कहा, तुम्हारे उस पैर में किस तरह का रहस्य है? यह वास्तव में बिना काटे मेरी कृपान से टकरा सकता है। अध्याय 442 भयंकर युद्ध। सीमा नांटियन थोड़ा स्तब्ध था। उसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि अर्जुन की ताकत इतनी घातक क्यों थी। इस तरह की ताकत 5वें स्तर के मूल रिटर्निंग साधक में नहीं दिखनी चाहिए। अर्जुन को सीमा नांटियन के दाहिने पैर की अधिक चिंता थी। सीमा नांटियन को लगा कि वह अर्जुन से हार गया है। उसे अर्जुन से ज्यादा अपनी ताकत की परवाह थी, इसलिए उसने गुस्से से कहा, मैं तुम्हें क्यों नहीं दिखाता? जैसे ही वह बोल रहा था,
सीमा नांटियन ने अपनी लंबी शर्ट का हेम उठाया और अपनी पतलून ऊपर चढ़ा ली। उसके पैर में वास्तव में घुटने तक लंबा लेग गार्ड था। लेग गार्ड आग की तरह लाल था और उस पर हथेली से भी बड़े कई तराजू थे। फायर ड्रैगन, अर्जुन चौंक गया। वह चीज निश्चित रूप से फायर ड्रैगन की खाल थी। फ्लड ड्रैगन, जिसे फ्लड ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है, एक उच्च स्तरीय राक्षसी जानवर था। तथाकथित फ्लड ड्रैगन एक संकर ड्रैगन था। बार के ड्रैगन के बीच ताकत का अंतर भी बहुत बड़ा था। बार के कुछ ड्रैगन में आकाश को उल्टा करने की क्षमता थी, जबकि अन्य राक्षसी जानवरों से ज्यादा मजबूत नहीं थे। सीमा नांतियन का लेग गार्ड फायर ड्रैगन की खाल से बना था और यह अर्जुन के ड्रैगन ब्लड सेबर का सामना कर सकता था। इसका ग्रेड कम से कम अर्थ ग्रेड, हाई ग्रेड और उससे ऊपर था। यह बहुत संभावना थी कि यह अभी भी हाफ हेवन ग्रेड पर था। तथाकथित हाफ हेवन ग्रेड एक ऐसा हथियार था जो अभी भी उच्च अर्थ ग्रेड पर था, लेकिन इसकी मात्र मजबूती पहले से ही हेवन ग्रेड हथियार के स्तर पर थी। हालांकि इसमें वे अतिरिक्त कार्य नहीं थे जो एक हेवन ग्रेड हथियार में होने चाहिए। ड्रीम बटरफ्लाई मुझे लौटा दो। जब अर्जुन ने सीमा नंतियन के लेग गार्ड को देखा तो वह इतना डरा हुआ नहीं था। अगर सीमा नंतियन ने वास्तव में ड्रैगन ब्लड सेबर के ब्लेड को रोकने के लिए अपने मांस और खून का इस्तेमाल किया तो यह वास्तव में भयानक होगा। तो उसका नाम मेंग डाई है। सीमा नांतियन बहुत खुश हुई। बच्चा, हालांकि चू यू की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। ठंडे चेहरे के साथ उसने कहा, बेशर्म मत बनो। मेरा भाई सीमा तुम्हारे साथ दो चालें खेलने को तैयार है, क्योंकि वह तुम्हारे बारे में बहुत सोचता है। फिर भी तुम वास्तव में किसी को चाहते हो। उसने फिर से मेंग डाई की गर्दन पकड़ ली, जिससे उसका चेहरा लाल हो गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, भाई सीमा वह आदमी है जिसकी मैं अपने दिल में सबसे ज्यादा प्रशंसा करती हूं। वह तुम्हारे बारे में बहुत सोचता है, इसलिए तुम्हें उसका अनुसरण करना होगा। यदि आप मेरे साथ भाई सीमा की सेवा करने के लिए तैयार है, तो मैं एक साइड रूम में रहने और आपको मुख्य कमरा देने के लिए तैयार हूं। यदि आप मना करते हैं, तो मेरे अधीनस्थों को हृदयहीन होने का दोष न दें। अयायु, ऐसा मत करो। सीमा नांतियन ने जल्दी से दया की भीख मांगी और कहा, मेरे हाओयू, मिस ड्रीम बटरफ्लाई को मत डराओ। मिस मेंग डाई को पहले से ही पता है कि वह गलत है। वह मेरी पत्नी बनेगी। जब समय आएगा, हम बिस्तर पर एक साथ होंगे। क्या वह खुश नहीं है? जैसे ही चू यू ने उसकी पकड़ छोड़ी, मेंग डाई ने तुरंत शाप दिया, कौन तुम्हारी पत्नी बनना चाहती है? तुम बेशर्म बदमाश, बदबूदार कुतिया, तुम नहीं जानती कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। चू यू ने ड्रीम तितली को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया। सीमा नांटियन ने अचानक चू यू के हाथ पकड़ लिए और कहा, यू आज्ञाकारी बनो। अगर तुम उसे इस तरह थप्पड़ मारोगे तो मिस मेंग डाई को तुम पीट पीट कर मार डालोगे। अय्या, भाई सीमा। चू यू ने सीमा नांटियन के कपड़ों के कोने को पकड़ लिया और चिकनी आवाज में कहा, आपने अभी तक उससे शादी नहीं की है, लेकिन आपने पहले ही उसकी रक्षा करना शुरू कर दिया है। अर्जुन आगे नहीं सुन सका। लोगों का यह समूह बस अपना दिमाग खराब कर रहा था। अर्जुन ने अपने हाथों को खोला, बिजली उसकी उंगलियों के चारों ओर लिपट गई और छोटा पक्षी आकाश से नीचे आया और 10 मीटर लंबे बिजली पक्षी में परिवर्तित हो गया, जो सीमा नांटियन की ओर बढ़ा। कुछ क्षण पहले सीमा नांटियन को अपने पीछे से आ रही असामान्य बिजली की चमक का एहसास हो रहा था। जब उसने पलटकर देखा तो अर्जुन किंग स्पैरो सील बना रहा था। क्या दुर्लभ मार्शल कौशल है! सीमा नांटियन ने भौहें सिकोड़ी। उसने अपना दाहिना पैर उठाया और उसका पूरा लंबा पैर हवा की तरह हिल गया। इसने वास्तव में एक क्षैतिज बवंडर को मोड़ दिया। हालांकि ये बवंडर संघनित युआन क्यूई से बना था, जो एक सफेद बादल की तरह दिखाई दे रहा था। छोटी गौरिया पहले ही राजा स्पैरो सील के हाथ के इशारे से गुजर चुकी थी और अपने साथ शक्तिशाली गड़गड़ाहट और बिजली लेकर बाहर निकल आई थी। हालांकि सफेद बादल और बवंडर ने छोटी चिड़िया को अंदर ही फंसा लिया था। छोटी चिड़िया ने बवंडर में बहुत संघर्ष किया। उसके शरीर पर बिजली हर जगह चमक रही थी। घने गरज और बिजली ने बवंडर को इस हद तक चीर दिया कि उसमें छेद हो गए। सीमा नांटियन की हथेलियां सफेद बादलों की मोटी परत से ढकी हुई थीं और वह लगातार अपनी जांघ पर थपकी दे रहा था। ए बवंडर की लगातार मरम्मत की जा रही थी। सीमा नांटियन ने तब तक अपने पैर नहीं उठाए जब तक कि छोटे पक्षी पर बिजली की शक्ति पूरी तरह से समाप्त नहीं हो गई और वह वापस एक छोटे लाल पक्षी में बदल गया और अर्जुन की ओर उड़ गया।
लेकिन इस समय सिमा नांटियन का चेहरा पहले से ही थोड़ा पीला पड़ गया था। ऐसा लग रहा था कि यह युआन क्यूई के अत्यधिक सेवन के कारण था। भाई सिमा, आराम करो, चू यू ने चिंतित होकर कहा। आपके मार्शल कौशल सभी विस्फोटक है, युआन क्यूई को बहुत जल्दी खा जाते हैं। और तुम, छोटे कमीने। चू यू ने अर्जुन की नाक की ओर इशारा किया और गुस्से से डांटा, तुम भाई सिमा जितने अच्छे नहीं हो, नहीं तुम भाई सिमा से ऊंचे पद पर हो। तुम यहां किस लिए होने का दिखावा कर रहे हो? तुम क्या दिखावा कर रहे हो? क्या तुम पागल हो? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अर्जुन को लगा कि इन प्राचीन लोगों के शब्दों के पीछे का तर्क कुछ हद तक अविश्वसनीय था। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और अपने हाथों से एक और मुहर बनाई। थंडर गॉड सील, पूर्ण। अर्जुन बाहर निकला और उसका शरीर अचानक और भी अधिक भयंकर बिजली से लिपट गया और वह थंडर गॉड में बदल गया। उसके हाथ में मौजूद विशाल कृपान बिजली के बीच गरजने लगा। तुम्हारे पास तुरुप का पत्ता है, पर मेरे पास नहीं है, सिमा नांटियन ने दहाड़ते हुए कहा। धुंधले पर्वत देवता। अचानक काले बादलों से घिरा हुआ एक 10 मीटर लंबा युद्ध जनरल आकाश में दिखाई दिया। ब्लैक क्लाउड बैटल जनरल अपने हाथ में एक विशाल कृपान लेकर आसमान से उतरा और सिमा नांटियन के शरीर पर भारी रूप से उतरा। वह एक पतले काले बादल में सिकुड़ गया और सिमा नांटियन के चारों ओर लिपट गया। इस समय सिमा नांटियन ने काले बादलों का लबादा पहना हुआ था। घने काले बादलों से बना लबादा अतुलनीय रूप से सुंदर था। यह देखा जा सकता था कि काले बादल अभी भी धीरे धीरे बह रहे थे। अर्जुन आगे बढ़ा और उसके हाथ में मौजूद विशाल कृपान ने ड्रैगन की दहाड़ जैसी आवाज निकाली और नीचे की ओर वार किया। एक क्षण में बिजली चमकी, इतनी तेज कि हर कोई अपनी आंखें खोलने में असमर्थ हो गया। सिमा नांटियन ने अपना पैर घुमाया। इस पैर से उसके शरीर पर काले बादल की पोशाक अचानक एक काले बादल के लंबे पैर में बदल गई जो 10 मीटर लंबा था। काले बादल की लंबी टांगें अर्जुन की कृपान से कटकर नीचे गिरीं और एक दूसरे से जोरदार टक्कर हुई। तुरंत ही भयंकर गर्जना हुई जो पागलों की तरह काले बादल को चीरती हुई सिमा नांटियन को बिजली की चमक के साथ उड़ा ले गई। सिमा नांटियन के ब्लैक क्लाउड लॉन्ग लेग ने वास्तव में इस ब्लेड को पार किया और अर्जुन की छाती पर जोरदार लात मारी, जिससे वह भी उड़ गया। सिमा नांटियन को उठने में कठिनाई हो रही थी, उसकी मांसपेशियां अभी भी ऐंठ रही थीं। दूसरी ओर अर्जुन जमीन पर पड़ा था। उसकी छाती पर लात लगने से उसके सभी आंतरिक अंग एक पल में ही टूट गए। इस समय वह पहले से ही अपना संयम खोने की कगार पर था। अर्जुन जमीन पर लेट गया और अपना बायां हाथ ऊपर उठाया। धमाका! आसमान से एक प्रचंड प्रकाश उतरा और अर्जुन के शरीर पर पड़ा। अर्जुन उछल पड़ा, उसका शरीर बिजली से चमक रहा था, सूरज की रोशनी में लिपटा हुआ था और उसने सिमा नान के दूत एजो ड्रैगन की ओर लंबी दूरी से हमला किया। तुम्हारे पास अभी भी एक तुरुप का पत्ता है, मेरे पास भी है। सिमा नांटियन ने एक षटकोणीय क्रिस्टल पत्थर निकाला और उसे कुचल दिया। उसमें से एक इंद्रधनुषी चमक निकली। इंद्रधनुषी बादलों ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया और उसे बहुरंगी व्यक्ति में बदल दिया। बादल पार करने वाली सीढ़ी। सिमा नांटियन हवा में उछला, उसका शरीर तेजी से घूम रहा था और उसके दाहिने पैर ने अर्जुन की ओर 3 बार लात मारी। अध्याय 443 शतरंज में प्रतिद्वंद्वी से मुलाकात। प्रत्येक किक के साथ उसने एक शंकु के आकार की पैर की छाया को बाहर निकाल दिया। पैर की छाया रंगीन थी। लगातार 3 पैर नीचे उतरे और 3 विशाल शंकु के आकार की पैर की छायाएं आगे पीछे टकराईं, अर्जुन के एजो ड्रैगन से टकराईं। इसके तुरंत बाद सिमा नांटियन ने फिर से किक मारी। लगातार किक के बाद शंक्वाकार लेग शैडो लगातार उनके सामने मौजूद लेग शैडो से टकरा रहे थे। ये पैर की छायाएं जितनी अधिक एकत्रित होती थीं, वे उतनी ही अधिक शक्तिशाली होती थीं। नीला ड्रैगन जिसे अर्जुन ने दिव्य थंडर सील और शमन सूर्य का उपयोग करके समुद्र से बाहर विस्फोट किया था, वास्तव में सिमा नांटियन की क्लाउड ट्रैवर्सिंग सीडी द्वारा अवरुद्ध किया गया था। आह! अर्जुन बड़ी मात्रा में युआन क्यूई के साथ फट गया और भयंकर बिजली एक दूसरे के साथ उलझ गई जैसे ही वे आकाश में उड़ गए। सिमा नांटियन ने दहाड़ लगाई। जब उसने 12 किक मारी तो उसकी आखिरी किक नीचे की ओर दौड़ी और उसने अपने दोनों पैरों का इस्तेमाल करके आखिरी शंक्वाकार पैर की छाया को लात मारी। कृपान ड्राइंग स्लैश। अर्जुन ने अपनी कृपान उठाई और घनी बिजली में लिपटी 40 मीटर लंबी धूप वाली कृपान की रोशनी जमीन से ऊपर उठी। सिमा नांटियन ने कृपान की लाइट को लात मारी, जिससे दृश्य में विस्फोट हो गया
और एक और भी बड़ा मशरूम बादल उठ खड़ा हुआ। अर्जुन और सीमा नांटियन दोनों एक ही समय में पीछे की ओर गिर गए। अर्जुन लगातार 30 से अधिक बार लुढ़का और पहले से ही धूल से ढका हुआ था। उसने अपनी छाती को ढक लिया और अपने शरीर में अराजक युआन क्यूई को दबाने की पूरी कोशिश की। हालांकि वह इसे दबाने में असमर्थ था। उसने अपना मुंह खोला और एक कौड़ लाल खून थूक दिया। सीमा नांटियन के पैर बुरी तरह कांपने लगे। चू यू की मदद से वह कांपते हुए जमीन पर बैठ गया। यह व्यक्ति बहुत ताकतवर है। सीमा नांटियन ने एक गहरी सांस ली, लेकिन एक कश के साथ ही उसने खून की एक धार थूक दी। मिस मेंगडाई, देखो, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा हूं। क्या तुम मेरे दिल को नहीं समझती? सीमा नांटियन इस समय भी महिलाओं के बारे में सोच रही थी। अर्जुन हमेशा से ही ड्रीम बटरफ्लाई को दूर ले जाने के लिए लाइटनिंग एस्केप का उपयोग करने का अवसर खोजना चाहता था, लेकिन ड्रीम बटरफ्लाई हमेशा 4 लोगों से घिरी रहती थी, जिससे अर्जुन के लिए शुरुआती बिंदु ढूंढना असंभव हो जाता था। यदि उसने बलपूर्वक बिजली के प्रहार का प्रयोग किया था, तो बहुत संभावना थी कि जिसे उसने दूर धकेला था वह ड्रीम बटरफ्लाई नहीं थी, बल्कि सीमा नांटियन के योद्धा भाइयों में से एक थी। इस समय युद्ध की स्थिति को देखते हुए अर्जुन, जो मूल क्षेत्र के 5वें स्तर पर था, स्पष्ट रूप से सीमा नांटियन की तुलना में अधिक गंभीर रूप से घायल था, जो मूल क्षेत्र के 6ठे स्तर पर था। मेंग डाई अर्जुन को ऐसी दयनीय स्थिति में देख नहीं सकती थी, इसलिए वह चिल्लाई, लड़ाई बंद करो। सीमा नांटियन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अर्जुन को जाने दो। सचमुच? सीमा नांटियन बहुत खुश हुई। अर्जुन ने हैरानी से मेंग डाई को देखा। उसने देखा कि मेंग डाई की आंखों में दृढ़ निश्चय की झलक थी। इस दौरान अर्जुन को तुरंत मेंग डाई के इरादे समझ में आ गए। यह महिला आत्महत्या करने वाली थी। किसी को मेरे हाथ से छीनना इतना आसान नहीं है। अर्जुन अचानक खड़ा हो गया और अपनी उंगलियां जोड़कर सीमा नांटियन की ओर इशारा किया। इसी समय एक 10 मीटर ऊंचा खड़ा बुद्ध प्रेत प्रकट हुआ। वह सीमा नांटियन अचानक चौंक गई। चरणहीन क्लेश उंगली, अर्जुन ने बताया, और एक काली उंगली बल ने तुरंत सीमा नांटियन को मारा। इस बार सीमा नांटियन का क्षेत्र सीधे मूल क्षेत्र के 5वें स्तर पर उतर गया, जबकि अर्जुन मूल क्षेत्र के 4थे स्तर पर था। एक और उंगली। अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी दूसरी उंगली से इशारा किया। सीमा नांटियन पहले से ही चकमा दे रहा था, लेकिन उसका क्षेत्र अचानक एक स्तर से नीचे गिर गया था, जिससे उसकी गति का निर्णय थोड़ा विचलित हो गया। यह दूसरी उंगली अभी भी अर्जुन द्वारा मारा गया था। इस समय वे दोनों मूल रिटर्न के 4थे स्तर पर आ गए थे। अर्जुन ने अपना हाथ घुमाया और सीमा नांटियन की ओर इशारा किया, जो मूल क्षेत्र के 3रे स्तर के प्रारंभिक चरण में था, जबकि वह मूल क्षेत्र के 3रे स्तर के मध्य चरण में था। जब दोनों पक्षों के क्षेत्रीय लाभ बदल गए, तो अर्जुन तुरंत अपनी कृपान लेकर आगे बढ़ा। सीमा नांटियन को अपने साधना क्षेत्र की गिरावट से झटका लगा। उसने जल्दी से अपना पैर उठाया और ड्रैगन ब्लड सेबर को लात मारी। हालांकि इस समय अर्जुन सीमा नांटियन से आधा स्तर ऊपर था और उसने वास्तव में सीमा नांटियन को एक ही ब्लेड से जमीन पर गिरा दिया था। सीमा नांटियन ने पलटवार किया और अर्जुन ने अपनी कृपान की मूठ से उसकी छाती पर प्रहार किया, जिससे सीमा नांटियन के मुंह से खून निकल आया। तुम फिर से पागल क्यों नहीं हो जाते? अर्जुन ने अपने दांत पीस लिए और उसकी आंखें लाल हो गईं। तुम मुझसे सिर्फ एक ऊंचे स्तर पर हो, लेकिन अब क्या होगा? सीमा नांटियन का शरीर अचानक से पलट गया और उसके पैर छाया की तरह अर्जुन की ओर बढ़ गए। अर्जुन ने विशाल कृपान को दाहिनी ओर रखा और पैर की छाया को अवरुद्ध कर दिया। खनक 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 खनक। 1 दर्जन से ज्यादा किक विशाल कृपान पर पड़ी, जिसे जोरदार टक्कर की आवाज आई। अर्जुन ने सीमा नांटियन की छाती पर बेरमी से लात मारी। जिस क्षण उसने सीमा नांटियन को लात मारकर दूर उड़ा दिया, अर्जुन ने उसका पीछा किया और अपनी कृपान से उसे नीचे गिरा दिया। पू! ब्लेड ने सीमा नांटियन के बाएं कॉलरबोन को काट दिया और उसके दाहिने क्रोच से बाहर निकल गया, जिससे उसकी छाती के सामने एक बड़ा तिरछा चाकू का घाव बन गया। सीमा नांटियन ने एक दयनीय चीख निकाली और उसका शरीर उड़ गया। अर्जुन की कृपान से वह लगभग आधा कट गया और हवा में बड़ी मात्रा में खून की धुंध बिखर गई। तुमने मेरे भाई सीमा को चोट पहुंचाने की हिम्मत की। चू यू गुस्से में था और तुरंत अर्जुन की ओर दौड़ा। जैसे ही चू यू ने समूह छोड़ा, ड्रीम तितली की ओर उनके द्वारा बनाया गया घेरा एक अंतराल में खुल गया। अर्जुन ने अपना शरीर झुकाया और विशाल कृपान को अपने पीछे ले गया।
उसका शरीर अचानक काली बिजली की एक लकीर में बदल गया और गायब हो गया। ड्रीम तितली भी गायब हो गई। वह कहाँ है? चू यू ने कुछ बार चिल्लाया और जल्दी से सिमा नंतियन की मदद करने के लिए चला गया। वह घबरा गई और बोली, भाई सिमा, आप कैसे हैं? सिमा नांटियन जमीन पर एक पतले धागे की तरह लेटी हुई थी और बोली, वो जियांग क्लेश उंगली है। यह सच है। अच्छा भाई, आप कैसे हैं? मेंग डाई घबरा गया और अर्जुन के कपड़े खींचकर उसकी चोटों की जांच की। अर्जुन हतप्रभ होकर पैर मोड़कर बैठ गया और बोला, मैं ठीक हूं, मुझे कोई गंभीर चोट नहीं आई है। वे जल्द ही महसूस करेंगे कि चरणहीन क्लेश उंगली उनकी साधना को स्थायी रूप से कमजोर नहीं कर सकती। वे उस समय भी उनका पीछा करते रहेंगे। वह सिमा नांतियन बहुत ताकतवर है, और यह भी कि उसके 4 छोटे भाई हैं, जिन्होंने अभी तक हमला नहीं किया है। हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। अर्जुन ने कभी इतने शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का सामना नहीं किया था। भले ही वे संयुक्त परीक्षा में तीव्रता से लड़े, लेकिन इसका अधिकांश कारण यह था कि जियांग लोंग की साधना अर्जुन की तुलना में 2 स्तर अधिक थी। हालांकि अर्जुन की ताकत में बहुत ज्यादा सुधार हुआ। उसने न केवल बौद्ध धर्म की गहन कलाएं सीखीं, बल्कि थंडर गॉड सील में भी महारत हासिल की। हालांकि वह दुश्मन से सिर्फ 1 स्तर पीछे था, इसलिए वह हमारे बीच अंतर किए बिना केवल सिमा नांटियन से ही लड़ सकता था। इससे हमारे बीच कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अर्जुन नुकसान में है। कहने का मतलब यह है कि अर्जुन को सिमा नांटियन ने दबा दिया था। यह काम नहीं करेगा, मेंग डाई ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। हालांकि आपने जो मार्शल कौशल सीखे हैं, वे सभी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वे आपके लाइटनिंग मेरिडियन गुणों के अनुरूप नहीं है, और वे अपनी पूरी ताकत दिखाने में असमर्थ है। हाँ, अर्जुन ने आह भरी। यह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। यद्यपि बौद्ध गहन कलाएं शक्तिशाली थीं, लेकिन वे बिजली की मेरिडियन प्रतिभा के आधार पर नहीं बनाई गई थीं। तो फिर चलो वेदी पर हमला न करें। जल्दी करो और अगले स्पेसटाइम जोन में भाग जाओ। शायद 100,000 साल पहले के कुछ प्राचीन लोगों के पास बिजली के मेरिडियन की प्रतिभा थी। शायद तुम बिजली के मेरिडियन मार्शल कौशल पा सको, मेंग डाई ने कहा। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। यह इतना आसान नहीं है। वे लोग निश्चित रूप से बाहर निकलने पर हमारा इंतजार करेंगे। अगले स्पेसटाइम जोन का निकास पहले रिंग में स्थित था, जो चेन का मूल भी था। जब तक वे वहां थे, वे निश्चित रूप से अर्जुन की रक्षा करने में सक्षम होंगे। 80,000 साल पहले ब्लू टाइड महाद्वीप की नंबर 1 युवा प्रतिभा वास्तव में डींग नहीं मार रही थी। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। उसका दिल भारी था। अध्याय 444 एक नई दुनिया। अच्छा भाई, मुझे आश्चर्य है कि क्या तुमने ध्यान दिया है, स्वप्न तितली ने बड़बड़ाते हुए कहा। मुझे हमेशा लगता है कि यह स्पेस टाइम क्षेत्र अजीब है। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, पहली 2 मंजिलों की शैली इस एक से पूरी तरह से अलग है। पहली 2 मंजिलों पर सभी जाल हमें आगे बढ़ने से रोकने के लिए डिजाइन किए गए हैं, लेकिन यह स्पेस टाइम जोन अलग है। भले ही हम वेदी को न तोड़ पाए, फिर भी हम घूमकर सीधे अगले स्तर में प्रवेश कर सकते हैं। तो आप यही सोच रहे हैं? मेंग डाई मुस्कुराया और कहा, मुझे नहीं लगता कि विवरण आपके जैसे ही है, लेकिन दिशा वही है। यहां वेदी को देखो। जब तक हम वेदी से गुजरते हैं, हम कलाकृतियों के टुकड़े प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि भले ही हम इस मंजिल पर सबसे मजबूत वेदी से गुजरे, हम केवल मध्यवर्ती स्वर्गीय हथियारों को गरने से टुकड़े प्राप्त करेंगे। इस मंजिल का पिछला स्वामी हमारे लिए आखिर क्या छोड़ना चाहता है? क्या यह सिर्फ एक मध्यवर्ती दिव्य अस्त्र के टुकड़े छोड़ने के लिए है? क्या यह थोड़ा ज्यादा मजाक नहीं है? अगर हम एक स्वर्गीय ग्रेड टुकड़ा चाहते हैं, तो क्या हम इसे बाहरी दुनिया में प्राप्त नहीं कर सकते? हमें शैतान सागर में क्यों आना चाहिए? कम से कम ऊपरी स्तर पर कीमियागर ने अपने जीवन की सबसे बड़ी कृति, भाग्य लौटाने वाली गोली को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि इस स्तर की सबसे शक्तिशाली कृति स्वर्गीय ग्रेड टुकड़ा है। मुझे विश्वास नहीं है कि ऐसा है। मम, आपने जो कहा वह बहुत सही है। अर्जुन ने ऐसा सोचा। इसलिए मुझे लगता है कि यह हमारे वंशज ही है जो परेशानी पैदा कर रहे हैं। मेंग डाई ने कहा, पहली 2 मंजिलें शायद उतनी कठिन नहीं रही होंगी, लेकिन वंशजों के लिए यह और भी कठिन होती जा रही थी। दूसरी ओर, यह परत इतनी आसान नहीं है, लेकिन वंशजों द्वारा इसे आसान और आसान बनाया जा रहा है। मुझे संदेह है कि जिन वेदियों को हमने तोड़ा है,
वे शैतान सागर की वास्तविक चौकियां नहीं है। अर्जुन ने अपनी बिजली की रोशनी का इस्तेमाल करके आसपास की वेदियों को देखा। उसने पाया कि वेदियों से इतनी तेज रोशनी निकल रही थी कि अर्जुन उसे समझ नहीं पाया। जब वह वेदी का निरीक्षण कर रहा था तो उसे एक और दिलचस्प जगह दिखाई दी। यहाँ की जमीन भी चमक रही थी। अर्जुन ने जमीन को छुआ और बुदबुदाया, जमीन क्यों चमकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि मशीनी जानवर भी जमीन से निकलते हो? क्या यह जमीन है या जमीन के नीचे रोशनी है? मेंग डाई ने कहा। इस वाक्य ने तुरंत अर्जुन को जगा दिया। उसने कहा, बहुत संभावना है कि यह जमीन के नीचे हो। शायद हम अभी पहले रिंग तक नहीं पहुंच पाए, तो क्यों न हम जमीन के नीचे जाकर देखें। जैसे ही उसने बात की, अर्जुन ने विशाल कृपान को जमीन में घुसा दिया, फिर अपने बाएं हाथ से ड्रीम बटरफ्लाई को पकड़ लिया। उसने अपने दाहिने हाथ से विशाल कृपान को पकड़ा और विशाल कृपान को सक्रिय करने के लिए अपने युआन क्यूई का उपयोग किया, जिससे कृपान तेजी से घूमने लगा। इस तरह ड्रैगन ब्लड सेबर ने घूमकर जमीन में एक ऊर्ध्वाधर गोलाकार छेद ड्रिल किया। अर्जुन ने ड्रीम तितली को गले लगाया और गोलाकार छेद में कूद गया। उसने अपने सिर के ऊपर जमीन में छेद को मिट्टी से सील करने के लिए अपनी फूल उंगलियों का इस्तेमाल किया। जमीन की सतह बहुत गहरी थी और अर्जुन और अन्य दो सीधे नीचे उतरे। ड्रैगन ब्लड सेबर उनके नीचे घूमता रहा और खुदाई जारी रखी। अर्जुन को लगा जैसे वह अपने द्वारा खोदे गए गड्ढे में 300 से 400 मीटर गहराई में गिर गया है। तभी ड्रैगन ब्लड सेबर अचानक जमीन की सतह से बाहर आया और अर्जुन ने उसे पकड़ लिया। वास्तव में एक भूमिगत दुनिया है। अर्जुन ने ड्रीम तितली को पकड़ लिया और नीचे गिरना जारी रखा। उसने पाया कि 300 मीटर से अधिक गहरी जमीन की सतह से गुजरने के बाद वह पहले से ही एक अंधेरे और विशाल स्थान में गिर गया था। प्रकाश का मार्गदर्शन करो। सूरज की रोशनी की एक किरण नीचे चमकी, जिसने एक बड़े क्षेत्र को रोशन कर दिया। जैसे ही अर्जुन नीचे उतरा, उसने चारों ओर देखा और जो कुछ उसने अपने सामने देखा, उसने उसे अतुलनीय रूप से चौंका दिया। यह एक प्राचीन और जीर्ण अशीर्ण भूमिगत दुनिया थी। चारों ओर देखने पर पता चला कि पूरा भूमिगत संसार अंतहीन, शांत और अनगिनत वर्षों से अंधेरे में छिपा हुआ था। इससे पहले कि वे दोनों जमीन पर गिरते, अर्जुन ने जमीन पर अपनी हथेली थपथपाई, युआन क्यूई के प्रतिक्षेप बल का उपयोग करके गिरने की गति को धीमा किया और फिर हल्के से जमीन पर उतरा। यद्यपि प्रकाश का दायरा बड़ा था, फिर भी यह हमेशा अर्जुन को घेरे रहता था और अधिक दूर तक प्रकाश नहीं दे पाता था। स्वप्न तितली ने 10 चांद के पत्थर निकाले और उन्हें अर्जुन को सौंप दिया। अर्जुन ने चांद के पत्थरों को एक के बाद एक फेंका। हर 100 मीटर पर एक चांद का पत्थर गिरता था। परिणामस्वरूप 1000 मीटर लंबा सीधा रास्ता पूरी तरह से रोशन हो गया था। क्या अद्भुत दृश्य था! स्वप्न तितली आगे देखते हुए आह भरने से खुद को रोक नहीं सकी। यह स्थान किसी प्राचीन युद्ध क्षेत्र जैसा था, जिसमें जमीन पर फटे पुराने हथियार और विभिन्न स्थानों पर मानव लाशें बिखरी पड़ी थीं। इन वस्तुओं के अलावा कुछ ऐसी वस्तुएं भी थीं जो पृथ्वी की सतह पर नहीं पाई गईं, और वे या तो टूटी हुई थीं या परित्यक्त कलाकृति फोर्जिंग भट्टियां थीं। ये भट्टी की शाखाएं हर जगह थीं। उनमें से कुछ पहले ही विस्फोट से क्षतिग्रस्त हो चुकी थीं, जबकि अन्य किसी हथियार का उपयोग करके किसी के द्वारा घायल कर दी गई थीं। उनमें से अधिकांश को लात मारकर गिरा दिया गया था और छोड़ दिया गया था। जब भी वे दोनों आगे बढ़ते, तो उन्हें जमीन पर बिखरे हुए और अधिक हथियार दिखाई देते। अर्जुन ने लापरवाही से एक तलवार उठाई और उसे अपने हाथ में लेकर देखा। यह तलवार पहले से ही मध्यम श्रेणी की पृथ्वी ग्रेड की होनी चाहिए थी, लेकिन इसे त्याग दिया गया क्योंकि तलवार का ब्लेड टूट गया था। अच्छी चीज, जल्दी से इसे रख दो। अगर तुम भविष्य में बाहर जाकर तलवार पिघलाओगे, तो तुम इंटरमीडिएट ग्रेड अर्थ सोल्जर्स के लिए बहुत सारी सामग्री प्राप्त कर पाओगे, मेंग डाई ने जल्दी से कहा। अर्जुन ने अपनी तलवार रख दी और चलना जारी रखा। रास्ते में लगभग 90% हथियार आध्यात्मिक और साधारण थे। ऐसा लग रहा था कि ये हथियार आम लोगों द्वारा बनाए गए थे और बिल्कुल भी बनाए नहीं गए थे। हालांकि कभी कभी अर्जुन अभी भी पृथ्वी के हथियार उठा लेता था, जिसमें प्राथमिक पृथ्वी हथियारों की संख्या सबसे अधिक थी, मध्यवर्ती पृथ्वी हथियारों की संख्या दूसरी सबसे अधिक थी और उच्च पृथ्वी हथियारों की संख्या सबसे कम थी। अर्जुन ने इनमें से 70 सैनिकों को उठाया था। इतनी बड़ी फसल देखकर अर्जुन बहुत खुश हुआ। हर बार जब अर्जुन किसी चंद्रमनी के पास से गुजरता,
तो वह उसे उठा लेता और दूर फेंकता रहता। वे दोनों पहले ही 3 बार मूनस्टोन उछाल चुके थे और कुल 4000 मीटर दूर चले गए थे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि भूभाग बदल गया है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, भूभाग धीरे धीरे ऊपर की ओर झुकने लगा। उनके पैरों के नीचे की जमीन अब मिट्टी नहीं थी, बल्कि पत्थर की सीढ़ियां थीं। वेदी, अर्जुन का दिल तेजी से धड़क उठा और उसने तुरंत पहचान लिया कि वह पहले से ही एक अतुलनीय रूप से बड़ी वेदी पर खड़ा था। यह वेदी उस पर बिखरी छोटी वेदियों से अनगिनत गुना बड़ी थी। इसका क्षेत्रफल लगभग पूरी भूमिगत दुनिया को कवर करता था। जिस जगह वे खड़े थे, वह इस विशाल वेदी की पहली सीढ़ी थी। यह सीढ़ी न केवल बाईं और दाईं ओर की सीमाओं तक फैली हुई थी, बल्कि भूमिगत दुनिया के 2 छोरों तक भी फैली हुई थी। इसके अलावा यह अविश्वसनीय रूप से चौड़ा था। एक नज़र में कोई भी देख सकता था कि एक कदम की चौड़ाई लगभग 1000 मीटर थी। उन दोनों के बगल में गलाने वाली भट्टियों की 2 कतारें थीं। लगभग 80% भट्टियां खाली थीं और शेष 20% में 100 से अधिक भट्टियां थीं। स्वप्न तितली ने अचानक अपनी उंगली अपने होठों पर रखी और फुसफुसाया, देखो, सामने कोई है। अर्जुन ने ड्रीम बटरफ्लाई की निगाह का अनुसरण किया और देखा, जैसा कि अपेक्षित था, एक चकित आकृति अंतिम चंद्रमनी के प्रकाश की सीमा पर चुपचाप खड़ी थी। इस अंधेरी भूमिगत दुनिया में, इस शांत वातावरण में, एक आकृति दूरी पर खड़ी होकर चुपचाप उसे देख रही थी। इस एहसास से अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। कौन है यह? अर्जुन ने सख्ती से चिल्लाया, लेकिन वह आकृति स्थिर रही। अध्याय 445 प्रगलन भट्टी। अर्जुन ने अपने पास रखे 9 चंद्रमनियों को एक पंक्ति में जमीन से दूर फेंक दिया और उनके पीछे का क्षेत्र अंतहीन अंधकार से घिर गया। चांद के पत्थरों की एक पंक्ति को 1000 मीटर दूर फेंका गया और वह खामोश आकृति स्पष्ट हो गई। जब अर्जुन और अन्य 2 ने उस आकृति को देखा, तो वे एक स्वर में बोले, कठपुतली। वह चीज कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक कठपुतली थी। और हाँ, यह धरती की सतह पर कोई कठपुतली का हाथ नहीं था, बल्कि एक मानवाकार की कठपुतली थी। मानव रूपी कठपुतली को उत्कृष्ट नक्काशी के साथ बनाया गया था तथा यहां तक कि उसके शरीर की सतह को भी मानव त्वचा के रंग में रंगा गया था। हाँ, मैं समझ गया। यह इस मंजिल पर असली वेदी है। मेंग डाई ने अपने हाथों से ताली बजाई और खुशी से मुस्कुराई। अच्छा भाई, यहां की स्थिति को देखो, क्या तुम इसका पता नहीं लगा सकते? यह परत हमें किसी कलाकृति फोर्जिंग टुकड़े प्राप्त करने के लिए नहीं है, बल्कि हमें कलाकृति फोर्जिंग की विधि सिखाने के लिए है। देखिए, ये भट्टियां स्पष्ट रूप से हमारे लिए है, ताकि हम अपने हथियार बना सके और कठपुतलियों को अपने हथियारों से हरा सके। यह बात तो सही है, लेकिन मेरे पास पहले से ही एक उच्च श्रेणी का पृथ्वी हथियार है, इसलिए मुझे फिलहाल कोई हथियार बनाने की जरूरत नहीं है, अर्जुन ने खुशी से कहा। मेंग डाई ने अपना सिर हिलाया, तुम्हारे हथियार के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तुम पहले उस कठपुतली को तोड़ो और देखो कि वह हमारे लिए क्या छोड़ सकता है। अर्जुन अपना कृपान हाथ में लेकर आया और कठपुतली ने अपना सिर उठाकर अर्जुन की ओर देखा। हे भगवान, इस आदमी के हाथ में हथियार है, अर्जुन चिल्लाया। स्वप्न तितली ने देखा कि मानव कठपुतली एक चमकदार तलवार पकड़े हुए थी। इस समय मानव सदृश कठपुतली पहले से ही अर्जुन की ओर बढ़ चुकी थी और अर्जुन के सामने 5 मीटर की दूरी पर उसने अचानक एक तेज तलवार की रोशनी निकाली। अर्जुन ने इसे रोकने के लिए ड्रैगन ब्लड सेबर का इस्तेमाल किया। तलवार की रोशनी ब्लेड से टकराने के बाद इसने वास्तव में अर्जुन को 2 से 3 मीटर पीछे की ओर हिला दिया। यह बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। अर्जुन को बहुत ज्यादा झटका लगा। उसे सिर्फ अपने दाहिने हाथ में हल्का सा कंपन महसूस हुआ। उसने जल्दी से अपनी बिजली की फोटो इलेक्ट्रिक आंखों का इस्तेमाल करके कठपुतली के युआन क्यूई उतार चढ़ाव पर नजर रखी। यह और भी ज्यादा अकल्पनीय था। मानव कठपुतली के शरीर में युआन क्यूई के उतार चढ़ाव को देखते हुए इसकी युआन क्यूई वास्तव में अर्जुन के समान ही थी। अर्जुन तुरंत आगे बढ़ा और मानव कठपुतली से लड़ा। स्वप्न तितली ने पीछे से देखते हुए समझाया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस मानव कठपुतली के हाथ में जो हथियार है वह इस परत के मालिक द्वारा बनाया गया होगा। इस कठपुतली की युआन क्यूई को जानबूझकर आपके समान ही दबा दिया गया है। इसलिए यदि आप उसे हराना चाहते हैं तो आप केवल एक ऐसा हथियार बना सकते हैं जो उससे अधिक शक्तिशाली हो। यह इस परत के स्वामी का वास्तविक उद्देश्य है। हालांकि हम चालें भी खेल सकते हैं।
हालांकि मानव कठपुतली की युआन क्यूई की ताकत आपकी तरह ही है, लेकिन यह कोई मार्शल तकनीक नहीं जानती है। आप पहले इसे मार सकते हैं। अर्जुन ने समुद्र पर हमला करने के लिए एजो ड्रैगन की चाल का इस्तेमाल किया। मानव रूपी कठपुतली ने उसे रोकने के लिए अपनी तलवार की जाली का इस्तेमाल किया, लेकिन अंत में अर्जुन की कृपाण से वह फिर भी आधे में कट गई। कठपुतली के मरने के बाद उसे तुरंत फिर से बनाया गया। शरीर के अस्तव्यस्त हिस्सों को एक नई कठपुतली में इकट्ठा किया गया। अंतहीन अर्जुन चौंक गया। अगर इस कठपुतली को हर बार फिर से बनाया जा सकता है, तो उसे अंत तक कितनी देर तक लड़ना होगा। हालांकि कठपुतली ने हमला जारी नहीं रखा। इसके बजाय उसने अपना पेट खोला, उसमें से एक किताब निकाली और उसे अर्जुन की ओर फेंक दिया। फिर कठपुतली एक तरफ हट गई। अर्जुन उत्सुक हो गया और उसने किताब ले ली। किताब पर कुछ शब्द लिखे थे, आध्यात्मिक ग्रेड हथियार बनाने की तकनीक, शुरुआती ग्रेड। यह एक हथियार बनाने की तकनीक है। अर्जुन ने किताब को अपने हाथ में पकड़ लिया और आश्चर्य से पूछा, क्या आप चाहते हैं कि मैं इस किताब से अपना हथियार बनाऊं? बोलते समय उसने अवचेतन रूप से मेंग डाई के पास स्थित प्रज्वलन भट्टी की ओर देखा। तुम्हारा अनुमान सही है। मेंग डाई ने सिर हिलाया और कहा, अब मुझे अपनी कृपाण के बारे में बताओ। मुझे नहीं पता कि आपके पास कृपाण कहां से आई, लेकिन मैं आपकी लड़ाइयों का अवलोकन कर रहा हूं। मैंने पाया है कि आपकी कृपाण की मदद वास्तव में बहुत कम है। तुम्हारी कृपाण में उच्च श्रेणी के पृथ्वी हथियार की कठोरता है, लेकिन किसी हथियार का ग्रेड केवल कठोरता पर आधारित नहीं होता है। इसके बजाय यह अपनी आध्यात्मिकता पर आधारित है। आध्यात्मिकता वाला हथियार निश्चित रूप से आपकी युआन क्यूई को बढ़ाने में सक्षम होगा, लेकिन मैंने आप पर इस तरह की बढ़त नहीं देखी। आपने अपने नंगे हाथों से जो युआन क्यूई को मुक्का मारा, उसकी ताकत उस युआन क्यूई की ताकत से अलग नहीं है जिसे आपने अपनी तलवार से काटा था। हालांकि आपके कृपाण की कृपाण प्रकाश की तीक्ष्णता युआन क्यूई की वृद्धि का परिणाम नहीं है, बल्कि आपके कृपाण की विशेष विशेषताओं का परिणाम है। यही कारण है कि आपके द्वारा काटी गई कृपाण प्रकाश बहुत तेज है। अर्जुन ने एक पल सोचा और मेंग डाई को ड्रैगन ब्लड सेबर की उत्पत्ति के बारे में बताया। मेंग डाई ने खुशी से कहा, वास्तव में मेरा अनुमान सही है। आपकी कृपाण ड्रैगन के खून से बनी है। दूसरे शब्दों में, यह तकनीकी रूप से कोई हथियार नहीं है। इसमें केवल हथियार का आकार और ताकत है। यदि आप ड्रैगन रक्त की उस बूंद की शक्ति को उन्मुक्त करना चाहते हैं, तो आपके ड्रैगन रक्त कृपाण का पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए। अर्जुन ने सोच समझकर कहा। वरिष्ठ बहन जू क्यूई ने कहा था कि यह कृपाण बिल्कुल भी जाली नहीं है। अगर इसे संशोधित किया जाता है, तो इसकी असली शक्ति तभी सामने आएगी। ड्रीम बटरफ्लाई ने कहा, आपकी वर्तमान कृपाण केवल उच्च श्रेणी के पृथ्वी हथियार जितनी ही कठोर है, लेकिन आपके द्वारा प्रदान की जाने वाली युआन क्यूई एक साधारण आत्मा हथियार से कमतर है। जल्दी से अपनी कृपाण को गलाने वाली भट्टी में फेंक दो और इसे फिर से बनाओ। अर्जुन ने भट्टी के पास जाकर ढक्कन उठाया और पाया कि अंदर अयस गलाने की आधी भट्टी थी। सामग्री पहले से ही गलाने वाली भट्टी में तैयार है। अभी केवल आपकी गलाने की तकनीक पर विचार किया जाएगा। मेंग डाई ने कहा, उस किताब को देखो और उससे सीखो। अर्जुन ने कभी हथियारों को परिष्कृत करना नहीं सीखा था, लेकिन हथियारों को परिष्कृत करने की नीम गोलियों को परिष्कृत करने की नीम के समान ही थी, यानी उसे उन्हें आग की लपटों में जलाना था। अर्जुन ने जल्दी से किताबें पलटीं और कहा, स्पिरिट ग्रेड हथियारों को परिष्कृत करना अपेक्षाकृत सरल है। मेरे पास गोलियों को परिष्कृत करने का आधार है, और मैं स्वर्ग और पृथ्वी अग्नि नियंत्रण तकनीक भी जानता हूं। स्पिरिट ग्रेड हथियार बनाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। अर्जुन के पास 9 पवित्रता ब्रह्मांड कौशल उनके मूल कौशल के रूप में था, और जिस गति से उन्होंने हथियार बनाने का तरीका सीखा वह भयावह था। उसने अपने दिल में सामग्री को दृढ़ता से याद करने से पहले केवल एक बार किताबों को पलटा। इसके बाद उसने भट्टी में मौजूद सभी शोधन सामग्री को डाला और उन्हें 3 भागों में विभाजित किया। इन सामग्रियों को जियांग नान द्वारा 3 बार परिष्कृत किया जा सकता है। और अधिक सामग्री ढूंढो। स्वप्न तितली एक अन्य प्रज्वलन भट्टी की ओर भागी और ढक्कन उठाने की कोशिश की, लेकिन पाया कि वह इसे खोल नहीं सकती चाहे कुछ भी हो। अर्जुन ने कहा, शायद एक समय में केवल एक फोर्जिंग भट्टी खोली जा सकती है। यह इस परत के मालिक के लिए उन लोगों की फोर्जिंग प्रतिभा के लिए भी एक विचार है जो पास होते हैं।
यदि फोर्जिंग 3 बार विफल हो जाती है तो इसका मतलब है कि जो लोग पास होते हैं उनके पास शक्तिशाली फोर्जिंग प्रतिभा नहीं होती है, फिर वे असफल हो जाते हैं। अर्जुन ने शोधन सामग्री का एक हिस्सा निकाला और उसे भट्टी में फेंक दिया। फिर उसने अपने ड्रैगन ब्लड सेबर को प्यार से सहलाया। अंत में वह निर्दयी था और उसने कृपान को भी भट्टी में फेंक दिया। जब भट्टी का ऊपरी ढक्कन बंद किया गया तो अचानक जमीन से भट्टी की 4 दिशाओं में 4 पाइप निकल आए। चारों पाइप भट्टी के 4 छिद्रों पर निशाना साधते हुए भट्टी में भयंकर लपटें फेंकने लगे। ओह, मुझे व्यक्तिगत रूप से आग की लपटें छोड़ने की भी जरूरत नहीं है, मुझे बस आग की लपटों को नियंत्रित करने की जरूरत है, अर्जुन ने खुशी से कहा। जैसे ही वह बोल रहा था, अर्जुन पालथी मारकर बैठ गया और चुपचाप उच्च स्तरीय अग्नि नियंत्रण तकनीक, ब्रह्मांड अग्नि नियंत्रण तकनीक को प्रसारित किया, जो कि लौकी का आधा हिस्सा उसे दिया गया था। प्रगलन भट्टी की लपटें शीघ्र ही अधिक लचीली हो गईं। अध्याय 446 पुनर्निर्माण। शब्द कॉस्मोस सामान्यतः यिन और यांग को संदर्भित करता है, लेकिन कॉस्मोस अग्नि नियंत्रण तकनीक में शब्द कॉस्मोस स्वर्ग और पृथ्वी को संदर्भित करता है, जिसका अर्थ है स्वर्ग और पृथ्वी के बीच 5 तत्वों की विशेषताओं को समाहित करना। आकाश के नीचे अनगिनत प्रकार के हथियार थे, अनगिनत विशेषताएं थीं, कुछ कठोर, कुछ नरम, कुछ मजबूत, कुछ ज्वाला की तरह धधकते, कुछ बर्फ की तरह ठंडे, कुछ सौम्य स्वभाव, कुछ मजबूत चरित्र इत्यादि। कॉस्मोस फायर तकनीक लपटों को 5 गुणों में विभाजित करती है: हवा, लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी। लपटों के 5 गुण एक साथ इकट्ठे होते हैं। लौ के प्रत्येक गुण को उसकी जरूरतों के हिसाब से नियंत्रित किया जा सकता है। अर्जुन ने अपने दोनों हाथों से एक वृत्त बनाया। कॉस्मोस फायर तकनीक के नियंत्रण में भट्टी के अंदर की लपटों को 5 रंगों में विभाजित किया गया: हवा के लिए हल्का हरा, लकड़ी के लिए पन्ना हरा, आग के लिए लाल, पानी के लिए नीला और पृथ्वी के लिए गहरा पीला। थंडर 5 तत्वों का व्युत्पन्न था। दूसरी ओर हवा का मतलब सामान्य रूप से हवा से है, साथ ही हवा में मौजूद कई तत्वों से भी। पानी हवा में मौजूद तत्वों की परस्पर क्रिया से बनता है, इसलिए पृथ्वी लकड़ी से गर्भवती है, लकड़ी हवा में उगलती है, अपक्षय से जल बनती है, जल संघनित होकर बादलों में बदल जाता है, बादलों से बिजली बनती है, इसलिए बिजली को जलीय अग्नि का उपनाम भी दिया गया है। यह कहा जा सकता है कि बिजली एक ऐसा तत्व था जिसमें 5 तत्व शामिल थे, लेकिन यह अपने अस्तित्व से भी ऊपर उछलता था। कॉस्मोस फायर तकनीक लाइटनिंग मेरिडियन इन्नेट स्किल पर आधारित थी और इसका विशद रूप से उपयोग किया जा सकता था। इस समय अर्जुन को आखिरकार सीनियर हाफ गॉड के श्रमसाध्य प्रयासों का एहसास हुआ। यह पता चला कि वह यह बहुत पहले से जानता था, लेकिन वह इस बच्चे को स्वर्ग और पृथ्वी अग्नि नियंत्रण तकनीक सिखाने में कंजूसी नहीं कर रहा था, जिसके पास बिजली के मध्याह्न रेखाओं को नियंत्रित करने की प्रतिभा थी। 5 तत्वों की आग 5 तत्वों के भीतर किसी भी चीज को नष्ट कर सकती है। ड्रैगन ब्लड सेबर को 5 प्रकार की लपटों ने एक साथ लपेट लिया और जल्दी से लाल रोशनी की एक लकीर में पिघल गया। एक क्षण में पूरी भट्टी लाल रोशनी में फूट पड़ी, जिससे भूमिगत अंधकार में दुनिया खून की तरह जगमगा उठी। यह बहुत बढ़िया है। यह ड्रैगन का खून हथियार बनाने के लिए सबसे बढ़िया सामग्री है। ड्रीम बटरफ्लाई ने ताली बजाई और सराहना की। अर्जुन ने ड्रैगन ब्लड सेबर से लकड़ी की अशुद्धियों को हटाने के लिए स्पिरिट ग्रेड वेपन रिफाइनिंग तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे केवल खून जैसा लाल उबलता हुआ तरल पदार्थ ही बचा। फिर उसने रिफाइनिंग सामग्री को अनुपात में एक साथ रखा। उसने देखा कि धातु की एक बड़ी मात्रा गलाने वाली भट्टी में ड्रैगन के खून के साथ मिलकर उबलती हुई तरल धातु में बदल गई। अर्जुन की अग्नि नियंत्रण तकनीक के नियंत्रण में यह तेजी से घूमने लगी। करीब 1 घंटे बाद अर्जुन ने अपनी साधना वापस ले ली। गलाने वाली भट्टी का ऊपरी हिस्सा जोर से खुला और एक पतली तलवार बाहर उड़ी। गलाने वाली भट्टी के नीचे का फर्श अचानक पलट गया और गलाने वाली भट्टी जमीन पर गिर गई। यह एक कांसे की कड़ाही थी। कांसे की कड़ाही का ढक्कन खोला गया और अंदर लाल खून से भरी एक कड़ाही थी। कांसे कढ़ाई की बाहरी दीवार पर 6 आंखों वाला एक विचित्र टोड चित्र बना हुआ था। जल्दी करो, कृपान को गर्म करो, स्वप्न तितली ने जल्दी से चिल्लाते हुए कहा। उस कांसे के बर्तन में खून ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह 6 आंखों वाले आत्मा टोड का खून है। अर्जुन का दिल धड़क उठा। उसने तुरंत अपनी युआन क्यूई का इस्तेमाल करके तलवार को नियंत्रित किया
और उसे कांसे के बर्तन में खून में फेंक दिया। तुरंत ही खून उबलने लगा और तलवार ठंडी होने लगी। तलवार को तेज करने के लिए कई तरह की चीजें इस्तेमाल की जाती थीं। आम लोग तलवार को तेज करने के लिए पानी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन जगह पानी अलग अलग होता था। ऐसे कारीगर भी थे जो एक अच्छा झरना पाने के लिए लाखों मील की यात्रा करते थे। और भी शक्तिशाली कारीगरों ने अपनी तलवारों को तेज करने के लिए खून का इस्तेमाल किया। जो लोग मानव रक्त का इस्तेमाल करते थे, वे राक्षसी जानवर के खून का भी इस्तेमाल करते थे। 6 आंखों वाले स्पिरिट टॉड के खून को दुनिया में सबसे अच्छे कृपान को तेज करने वाले खून में से एक माना जाता था, क्योंकि इसके खून में सबसे मजबूत आध्यात्मिकता थी और इसे हथियारों के साथ मिलाना सबसे आसान था। जब अर्जुन ने पतली कृपान को उड़ा दिया, तो उसने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया और महसूस किया कि कृपान अत्यंत आध्यात्मिक थी, मानो वह उसके साथ विलीन हो गई हो। अच्छा कृपान! अर्जुन प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। वह महसूस कर सकता था कि कृपान में निहित ड्रैगन रक्त की बूंदें असली शक्ति का उत्सर्जन करना शुरू कर रही थीं। दुर्भाग्य से यह कृपान बहुत पतली है। मुझे इसकी आदत नहीं है। अर्जुन ने अपनी दोनों उंगलियों से ब्लेड को काटा। यह ब्लेड सिर्फ 1 उंगली चौड़ा और लगभग 1.5 मीटर लंबा था। चलो चलते हैं। चार्ज करना जारी रखो। तुम्हारा ड्रैगन ब्लड सेबर केवल एलिमेंट्री ग्रेड स्पिरिट वेपन का ग्रेड है। हालांकि ड्रैगन ब्लड के अस्तित्व के कारण यह पहले से ही एक साधारण एलिमेंट्री ग्रेड स्पिरिट वेपन से कहीं आगे निकल चुका है। आप अपने सामने निर्माण जारी रख सकते हैं और यह वही बन जाएगा जो आप चाहते हैं, मेंग डाई ने सांत्वना दी। वे दोनों आगे बढ़ने लगे, जबकि कांसे कड़ाही ऊपर की ओर खिसक रही थी। ऐसा लग रहा था कि वे हर समय अर्जुन का पीछा करेंगे ताकि वह अपनी तलवार को संयमित कर सके। 1000 मीटर चलने के बाद उन्हें एक दूसरी सीढ़ी मिली। इस सीढ़ी पर भी एक गलाने वाली भट्टी थी। आगे देखा तो अभी भी एक मानव जैसी कठपुतली थी। मानव रूपी कठपुतली के हाथ में एक हथियार भी था और यह हथियार एक इंटरमीडिएट ग्रेड स्पिरिट हथियार था। अपने फोर्जिंग परिणामों का परीक्षण करें, मेंग डाई ने कहा। यदि आप अपने गुरु की संतुष्टि के लिए एक प्राथमिक ग्रेड स्पिरिट हथियार बनाते हैं, तो आप निश्चित रूप से एक इंटरमीडिएट ग्रेड स्पिरिट हथियार को हराने में सक्षम होंगे। कठपुतली के हाथ में जो इंटरमीडिएट ग्रेड स्पिरिट वेपन है, उसे इस लेयर के मास्टर ने खुद बनाया है। वह इसे एक बेहतरीन ग्रेड में बदल सकता था, लेकिन कठपुतली के हाथ में सिर्फ एक खराब हथियार था। जाहिर है, इस परत के मास्टर का मानना है कि अगर किसी राहगीर की कलाकृति गढ़ने की प्रतिभा काफी मजबूत है, तो अर्जुन द्वारा गढ़ा गया प्राथमिक ग्रेड का स्पिरिट हथियार शीर्ष ग्रेड वाले से भी अधिक शीर्ष ग्रेड का होना चाहिए। यह निम्न ग्रेड के इंटरमीडिएट ग्रेड स्पिरिट हथियारों से भी आगे निकल गया। अर्जुन नए ड्रैगन ब्लड सेबर के साथ आगे बढ़ा और कठपुतली से लड़ा। कठपुतली की अपनी युआन क्यूई अर्जुन की तरह ही थी, लेकिन उसके हाथ में मौजूद हथियार ने युआन क्यूई को मजबूत किया। इस प्रकार तलवार की रोशनी के हर वार से अर्जुन को अंतहीन दबाव महसूस हुआ। जैसे जैसे वह लड़ता रहा, उसके हाथ कांपने लगे। अर्जुन खुद जानना चाहता था कि क्या उसके पास हथियार बनाने की प्रतिभा है, इसलिए उसने कठपुतलियों को हराने के लिए मार्शल कौशल का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बजाय उसने कठपुतलियों के खिलाफ सीधे युद्ध किया। दोनों पक्षों के बीच पूरे 5 मिनट तक लड़ाई चलती रही। उसके बाद अर्जुन ने आखिरकार चिल्लाया। ड्रैगन ब्लड सेबर हिंसक रूप से कांप उठा और ड्रैगन की तरह दहाड़ने लगा, जिससे कठपुतली के हाथ में मौजूद दोषपूर्ण इंटरमीडिएट ग्रेड नेता 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। कठपुतली एक कदम पीछे हटी, अपने पेट से एक किताब निकाली, उसे अर्जुन की ओर फेंका और फिर रास्ते से हट गई। अर्जुन बहुत खुश हुआ। उसने किताब उठाई और पढ़ा, स्पिरिट वेपन रिफाइनिंग टेक्निक इंटरमीडिएट रैंक। पिछले अभ्यास के अनुसार अर्जुन ने पुनर्निर्माण के लिए ड्रैगन ब्लड सेबर को गलाने वाली भट्टी में फेंक दिया। जब उसने इसे बाहर निकाला, तो यह पहले से ही एक इंटरमीडिएट ग्रेड स्पिरिट हथियार था और यह सबसे अच्छे में से सबसे अच्छा था। अगले कदम पर उसे एक कठपुतली का सामना करना पड़ा। उसके हाथ में जो हथियार था, वह एक उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार था और वह अभी भी दोषपूर्ण था। अर्जुन ने अपने हाथ में ड्रैगन ब्लड सेबर के साथ कठपुतली को हराने के बाद आगे बढ़ना जारी रखा। रास्ते में अर्जुन ने एक ऐसी प्रतिभा का इस्तेमाल किया कि वह खुद भी हैरान रह गया। रास्ते भर कांटों और कांटों को काटते हुए कठपुतली के हाथों में मौजूद हथियारों को लगातार तोड़ता रहा। धीरे धीरे वे दोनों उच्च श्रेणी के पृथ्वी सैनिक की सीढ़ियों पर पहुंच गए।
इस समय अर्जुन के हाथ में ड्रैगन ब्लड सेबर पहले से ही एक उच्च श्रेणी के पृथ्वी हथियार का ग्रेड था। उसने जो कृपाण चमक छोड़ी थी उसकी ताकत लगभग दोगुनी हो गई थी। इस समय ड्रैगन ब्लड सेबर 2.5 मीटर लंबा और हथेली जितना चौड़ा था। उसी समय यहां एक कांटेदार रास्ता दिखाई दिया। यह कांटेदार रास्ता सीधे विशाल वेदी के मुख्य क्षेत्र की ओर जाता था। वहां अंतरिक्षमय मार्ग की एक काली गेंद होनी चाहिए थी, लेकिन इस समय यह खाली थी। यहां इसे पहले से ही योग्य माना जाता है। मेंग डाई ने कहा, हम सड़क के दोराहे से प्रवेश कर सकते हैं और इस वेदी को छोड़ सकते हैं, लेकिन क्या आप तैयार हैं? स्वप्न तितली ने अर्जुन को एक अर्थपूर्ण नजर से देखा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, बिल्कुल नहीं, चूंकि आप जारी रख सकते हैं, इसलिए आपको जारी रखना चाहिए। चलो सही रास्ते पर चलते रहें। अध्याय 447 हृदय का राक्षसी स्वर्गीय प्रकाश। मुझे पता था कि तुम हार नहीं मानोगी। मेंग डाई मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हें सबसे अच्छी तरह जानता हूं। अर्जुन मुस्कुराया। वे दोनों आगे बढ़े और एक ऊंचे कदम पर चढ़ गए। तार्किक रूप से कहें तो यहां की सीढ़ियां प्राथमिक स्वर्गीय आयुध क्षेत्र के अनुरूप होनी चाहिए। हालांकि सीढ़ियों के बीच में एक कठपुतली खड़ी थी। उसके हाथ में हथियार अभी भी एक उच्च श्रेणी का पृथ्वी आयुध था। हालांकि यह उच्च श्रेणी का पृथ्वी आयुध शीर्ष श्रेणी में से एक था। क्या हो रहा है? स्वप्न तितली भी थोड़ी उलझन में थी। उसने सोचा, इस परत के स्वामी की शैली के अनुसार इस कठपुतली को एक दोषपूर्ण प्राथमिक स्वर्गीय आयुध धारण करना चाहिए। छोड़ो, पहले लड़ाई करते हैं। अर्जुन को पता था कि यहां समाधान के बारे में सोचना बेकार है। सीधे लड़ना ज्यादा तेज होगा। वह आगे बढ़ा और कठपुतली पर कृपाण की रोशनी फेंकी और कठपुतली ने भी जवाब में कृपाण की रोशनी फेंकी। दोनों कृपाण किरणें हवा में टकराईं और एक ही समय में विस्फोट हो गया, जिससे एक दूसरे की ताकत पूरी तरह से बेअसर हो गई। ओह! अर्जुन ने अपनी भौहें उठाईं। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और हमला करने के लिए एजो ड्रैगन स्ट्राइक का इस्तेमाल किया। जहां तक कठपुतली का प्रश्न है, उसने अप्रत्याशित रूप से अपनी तलवार जमीन में घोंप दी और अर्जुन पर एक लंबा ड्रैगन हमला बोल दिया। हे भगवान! अर्जुन खुद को जोर से कोसने से रोक नहीं सका। उसने कठपुतली एजो ड्रैगन के साथ समुद्र में जाने के लिए एजो ड्रैगन का इस्तेमाल किया और एक दूसरे से टकरा गया। उन दोनों को दूसरे पक्ष द्वारा रोकने के लिए मजबूर किया गया। अर्जुन ने कठपुतली को पीछे धकेलने के प्रयास में और भी अधिक शक्तिशाली युआन क्यूई जारी करना शुरू कर दिया। कठपुतली की युआन क्यूई भी फटने लगी और यह अर्जुन के समान ही रही। अर्जुन ने अपने दांत पीसकर अपनी क्यूई को सीधे बिजली में परिष्कृत कर दिया, जिससे घनी बिजली फूटने लगी। तभी अचानक आसमान से बिजली गिरी और उसने कठपुतली पर जोरदार प्रहार किया, जिससे कठपुतली का पूरा शरीर बिजली से लिपट गया। धमाका! दो एजो ड्रैगन ने एक साथ अपनी कृपानें निकाली और दो विशाल कृपाण रोशनियां, जो बिजली में लिपटी हुई थीं, आकाश में चमक उठीं और एक दूसरे को रद्द कर दिया। क्या मजाक है! अर्जुन चौंक गया। यह कठपुतली वास्तव में मेरे युद्ध कौशल को समझती है। असंभव! बिल्कुल असंभव! नीला ड्रैगन प्राचीन काल से हस्तांतरित नहीं किया गया था, बल्कि अर्जुन द्वारा स्वयं बनाया गया था। स्वप्न तितली ने आश्चर्य से कहा, दर्पण जैसी कठपुतली? अच्छा भाई, इस परत के स्वामी ने कठपुतली के लिए दर्पण जैसी क्षमता छोड़ी है। यह आपके सभी युद्ध कौशल की नकल कर सकती है। आसमान की ओर देखो। अर्जुन ने ऊपर देखा और भूमिगत दुनिया के गुंबद से चिपका हुआ एक विशाल दर्पण देखा। दर्पण को देखकर अर्जुन चिल्लाया, राक्षसी हृदय का स्वर्गीय प्रकाश। राक्षसी स्वर्गीय हृदय प्रतिबिंब एक ऐसा हथियार था जो केवल किंवदंतियों में ही मौजूद था। इसके अलावा इसे बनाने के लिए एक महाकाव्य स्तर के कारीगर की आवश्यकता थी। इस तरह के दर्पण की क्षमता एक मार्शल कलाकार की ताकत की नकल करना और खुद मार्शल कलाकार के खिलाफ लड़ना था। आमतौर पर इस तरह के दर्पण दुनिया के शीर्ष बुजुर्गों के बीच रखे जाते थे। इसका इस्तेमाल उन बुजुर्गों द्वारा किया जाता था जो अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए खुद के खिलाफ लड़ने के लिए बाधाओं का सामना करते थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हृदय दानव का यह स्वर्गीय दर्पण एक किंवदंती नहीं, बल्कि एक वास्तविक अस्तित्व था। स्वप्न तितली भी चौंक गई और बोली, इस मंजिल का मालिक निश्चित रूप से एक अद्वितीय कारीगर है। दुर्भाग्य से राक्षसी हृदय स्वर्गीय दर्पण को हिलाया नहीं जा सकता।
इसे किसी कारीगर द्वारा व्यक्तिगत रूप से गढ़ा जाना चाहिए। अब से यह स्थिर रहेगा, अर्जुन ने आह भरी, अन्यथा वह दर्पण को बाहर निकाल देता। एक बार हटा लेने पर दर्पण तुरंत नष्ट हो जाएगा। अर्जुन ने अपने दांत पीस लिए और कठपुतली पर एक बड़ी उंगली छोड़ दी। जैसी कि उम्मीद थी, कठपुतली ने अर्जुन पर भी एक उंगली छोड़ी। दोनों आपस में भिड़ गए और एक दूसरे को रद्द कर दिया। जीतना असंभव है। इसकी युआन क्यूई मेरी जैसी ही है और इसके मार्शल कौशल भी मेरे जैसे ही है। यहां तक कि इसकी प्रतिक्रिया और युद्ध की जागरूकता भी मेरी जैसी ही है। अर्जुन जितना बड़ा होता गया, वह उतना ही चिंतित होता गया। अंत में अर्जुन ही निर्दयी था और उसने अपनी सबसे मजबूत चाल ड्रैगन सबड्यूइंग स्लैश का इस्तेमाल किया। 20 मीटर की ब्लेड लाइट आसमान में उड़ी। हालांकि उस कठपुतली ने वास्तव में एक ड्रैगन सबड्यूइंग स्लैश छोड़ा। दोनों अभी भी एक दूसरे को रद्द कर रहे थे। अर्जुन ने खांसते हुए मुंह से खून निकाला और उसे जबरदस्त झटका लगा। फिर वह बुरी तरह से पीछे गिर गया। हालांकि कठपुतली को कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली और वह चुपचाप वहीं खड़ी रही। आपका दायरा बहुत कम है। यदि आप ओरिजिन रिटर्न के 8वें स्तर की शक्ति वाले ब्लेड का उपयोग करते हैं, तो आपको एक बैकलैश प्राप्त होगा। हालांकि कठपुतली के पास कोई दायरा नहीं है, इसलिए उसे बैकलैश प्राप्त नहीं होगा। मेंग डाई ने अपना सिर हिलाया और आह भरी, ऐसा लगता है कि हम इस सीढ़ी को पार नहीं कर पाएंगे। अर्जुन ने 9 पवित्रता ब्रह्मांड कौशल का प्रसार किया। थोड़ी देर के लिए अपनी सांस को समायोजित करने के बाद वह खड़ा हुआ और कहा, नहीं, अभी भी एक और चाल है जो बेकार है। मुझे देखने दो कि क्या यह काम करेगा। जैसे ही वह बोल रहा था, अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया और कठपुतली पर एक निराकार संकट उंगली छोड़ी। इससे पहले उसने कभी इस चाल का इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि यह चाल बहुत अवसरवादी थी, लेकिन अब इसका उपयोग करना असंभव था। कठपुतली ने वास्तव में अपनी अंगुलियों को आपस में जोड़कर अर्जुन की ओर इशारा किया और यहां तक कि कठपुतली के शरीर पर एक बुद्ध की आकृति भी प्रकट हुई। क्या तुम मजाक कर रहे हो? अर्जुन अचंभित रह गया। हालांकि जब अर्जुन ने बताया तो यह एक काली उंगली वाली शक्ति थी, और जब कठपुतली ने बताया तो यह टुकड़ों में फट गई। आह! अर्जुन ने पलटकर ड्रीम बटरफ्लाई से नजरें मिलाईं। वे दोनों बहुत हैरान थे। मेंग डाई ने अपने हाथों से ताली बजाई और मुस्कुराई। क्लेशमुक्त उंगली एक मार्शल कलाकार की जन्मजात प्रतिभा और जीवन और मृत्यु की समझ का परीक्षण करती है। हालांकि ऐसी कोई कठपुतली नहीं है जो इन दोनों चीजों की नकल कर सके। यहां तक कि राक्षसी हृदय स्वर्गीय दर्पण भी उनकी नकल नहीं कर सकता। हाँ, चाहे हार्ट डेमन हेवनली मिरर कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह अर्जुन की दिव्य प्रतिभा की नकल नहीं कर सकता था। जीवन और मृत्यु की समझ की तो बात ही छोड़िए, एक कठपुतली ऐसी समझ कैसे प्राप्त कर सकती है? मुझे वास्तव में इसकी उम्मीद नहीं थी। अर्जुन को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। उसने अपनी मुट्ठियां बंद की और आकाश की ओर झुककर कहा, यह जूनियर लापरवाह है। मेरे पास यह निर्णय लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मुझे उम्मीद है कि स्वर्ग में सीनियर की आत्मा मुझे माफ कर देगी। जैसे ही उसने यह बात कही, कठपुतली का स्वरूप बदल गया और उसने अपनी छाती से एक पुस्तक और एक अजीब पत्थर निकाला और उसे अर्जुन पर फेंक दिया। अर्जुन ने पुस्तक पर एक नजर डाली और पाया कि इसमें लिखा था, स्वर्गीय हथियार फोर्जिंग तकनीक प्रारंभिक चरण। यह बहुत बढ़िया है। अर्जुन बहुत खुश हुआ। इस पुस्तक के साथ मैं खुद स्वर्गीय ग्रेड के हथियार बनाने में सक्षम हो जाऊंगा। उसी समय अर्जुन और ड्रीम तितली ने पत्थर को घूरते हुए अपनी आंखें बड़ी कर ली और एक साथ कहा, आत्मा पत्थर। हे भगवान, यह वास्तव में एक आत्मा पत्थर है। अर्जुन ने अपने हाथ में ग्रे पत्थर पकड़ लिया और उसके दिल में उत्साह इतना तीव्र था कि उसका वर्णन करना असंभव था। आत्मा पत्थर वे रत्न थे जिनका उपयोग कलाकृतियों की आत्माओं को परिष्कृत करने के लिए किया जाता था, और तथाकथित कलाकृति आत्माएं हथियारों की आत्माएं थीं। हथियार आत्मा की उपस्थिति का हथियार के ग्रेड से कोई लेना देना नहीं था। कुछ हथियार पहले से ही दाव हथियार स्तर पर पहुंच चुके थे और उनमें हथियार आत्मा नहीं थी। हालांकि कुछ हथियारों में केवल स्पिरिट ग्रेड के हथियार थे, लेकिन एक हथियार आत्मा पहले ही प्रकट हो चुकी थी। यह कलाकृति आत्मा एक बहुत ही मायावी अस्तित्व था। कुछ लोगों ने कहा कि यह एक मार्शल कलाकार और एक हथियार के बीच मौन समझ की वजह से था, इस हद तक कि उनके दिल जुड़े हुए थे, जिससे कलाकृति आत्मा का पोषण हो सका। हालांकि
चाहे कलाकृति आत्मा कैसी भी दिखाई दे, इसे पोषित करने के लिए आत्मा पत्थरों पर निर्भर रहना पड़ता था। इस समय अर्जुन के पास एक पत्थर की स्तंभ धीरे धीरे ऊपर उठ गई। पत्थर की स्तंभ पर कुछ शब्द लिखे थे। ध्यानपूर्वक, लापरवाही से और स्पष्ट रूप से पढ़े। अयस्क खोजना भी कारीगरों के लिए एक अनिवार्य पाठ्यक्रम था। इसलिए जब वे यहां पहुंचे तो उन्होंने प्रवेश परीक्षार्थियों को अयस्क सामग्री उपलब्ध नहीं कराई। उन्हें दुनिया का पता लगाने और अयस्क की खोज खुद ही करनी पड़ी। अध्याय 448 ड्रैगन आत्मा। चूंकि भविष्य में अयस्क उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, इसलिए विचार करने वाली अगली बात राहगीर के हथियार का स्तर नहीं था, बल्कि मार्शल कलाकार के हाथ में हथियार की समझ थी। पत्थर के खंभे पर लिखा था कि जब प्रवेश चुनौती देने वाला पत्थर के खंभे को देखता था तो इसका मतलब था कि प्रवेश चुनौती देने वाला पहले ही हार चुका था। हार्ट डेमन हेवनली मिरर द्वारा नियंत्रित कठपुतली का यह भी मतलब था कि प्रवेश चुनौती देने वाला और उसका हथियार मौन समझ के गहरे स्तर पर पहुंच गया था। एक मार्शल कलाकार और एक हथियार जितना अधिक मौन होते हैं, हथियार आत्मा का निर्माण उतना ही आसान होता है। इस प्रकार इस परत के स्वामी ने 7 आत्मा पत्थर दिए और उन्हें एक साथ परिष्कृत करके एक हथियार आत्मा बनाई। यह पढ़ने के बाद अर्जुन को दोषी महसूस हुआ। वह कठपुतली नहीं था जिसे उसने हथियार के साथ अपनी मौन समझ के कारण हराया था। इसके बजाय उसने सट्टा रूप से अद्वितीय क्लेश उंगली का उपयोग किया था। इसमें लिखा है कि कुल 7 आत्मा पत्थर है, जिसका मतलब है कि हमारे पीछे 6 और कठपुतलियां है। चलो आगे बढ़ते हैं, मेंग डाई ने उत्साह से कहा। लेकिन मैं हथियारों के साथ एक मजबूत मौन समझ बनाने में सक्षम नहीं हूं, अर्जुन ने आह भरी। अगर उसके हाथ में ब्लैक लिन सेबर होता तो वह निश्चित रूप से आगे निकल सकता था। हालांकि उसके पास ड्रैगन ब्लड सेबर था जिसे उसने अभी अभी प्राप्त किया था। मेंग डाई ने कहा, हथियारों को समझने के लिए वर्षों के संचित अनुभव की आवश्यकता होती है। एक मार्शल कलाकार को अपने हथियार के साथ लड़ना होता है। इस मंजिल का मालिक चाहता है कि तुम यही रहो और कठपुतलियों के खिलाफ लड़ो, ताकि हथियारों के साथ तुम्हारी मौन समझ बेहतर हो सके। हालांकि हमारे पास यहां बर्बाद करने के लिए इतना समय नहीं है। यदि आप मौन समझ विकसित करना चाहते हैं तो आप बाहरी दुनिया में दुश्मनों से लड़ने के लिए भी इसे विकसित कर सकते हैं। तुम सही हो, हम पहले यही कर सकते हैं। अर्जुन ने अपनी कृपान पकड़ी और सीढ़ियों से नीचे चला गया। दूसरी कठपुतली के हाथ में अभी भी एक उच्च श्रेणी का पृथ्वी हथियार था, लेकिन उसकी युआन क्यूई पहले से ही अर्जुन की तुलना में अधिक शक्तिशाली थी। इसका मतलब यह था कि अर्जुन को उसे हराने के लिए उच्च स्तर की मौन समझ का उपयोग करना पड़ा। अर्जुन ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। कठपुतली ने भी अपनी कष्टमुक्त उंगली छोड़ दी, लेकिन अंत में उसने खुद को हिलाकर मार डाला। परिणामस्वरूप अर्जुन ने स्वर्गीय ग्रेड हथियार फोर्जिंग तकनीक मध्यवर्ती ग्रेड के साथ दूसरा आत्मा पत्थर प्राप्त किया। तीसरी कठपुतली तक कठपुतली की युआन क्यूई की ताकत पहले से ही आश्चर्यजनक थी, जो अर्जुन की तुलना में लगभग 30% अधिक थी। जब अर्जुन ने चरणहीन संकट उंगली को छोड़ा तो कठपुतली ने चरणहीन संकट उंगली का मूर्खतापूर्ण उपयोग नहीं किया, बल्कि वह चकमा दे गई। दुर्भाग्यवश चरणहीन क्लेश अंगुली की गति बहुत तेज थी, जिसने कठपुतली को एक ही क्षण में मारा, जिससे उसका क्षेत्र काफी कम हो गया। इस प्रकार अर्जुन ने एक और भी अजीब दृश्य की खोज की। कठपुतली की युआन क्यूई की ताकत पहले स्तर के दायरे से कम नहीं हुई थी, बल्कि चौथे स्तर से। कठपुतली तुरंत इतनी कमजोर हो गई कि अर्जुन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। वह आगे बढ़ा और कठपुतली पर वार करके उसे मार डाला। क्या हो रहा है? जियांग नंदा की। मेंग डाई ने एक पल सोचा और कहा, क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें पहले क्या बताया था? यहाँ की कठपुतलियां और राक्षस सभी किसी राहगीर के दायरे का पता लगाने के बाद खुद को समायोजित कर लेते हैं। आपकी चरणहीन क्लेश अंगुलियों को अपनी साधना एक स्तर तक कम कर देनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि उनकी अपनी युआन क्यूई आपकी तुलना में 4 गुना अधिक मजबूत है, यह एक स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र विशेषज्ञ की युआन क्यूई की ताकत है। तो अगर आप इशारा करेंगे तो वे चौथे स्तर पर गिर जाएंगे। कठपुतली का अपना कोई क्षेत्र नहीं था, लेकिन उसके शरीर में युआन क्यूई को एक स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र विशेषज्ञ द्वारा इंजेक्ट किया गया था। हे भगवान! अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। क्लेश मुक्त उंगली का यहाँ बहुत चमत्कारी प्रभाव है। क्या यह बाघ को पंख लगाने जैसा नहीं है? यदि अर्जुन आगे बढ़ना जारी रखता
तो प्रत्येक कठपुतली की युआन क्यूई पिछली वाली से अधिक मजबूत होती। हालांकि अर्जुन को 3721 की परवाह नहीं थी। उसने अपनी चरणहीन क्लेश उंगली का उपयोग करके कठपुतली को सीधे 4वें स्तर पर गिरा दिया और फिर उसे अपने कृपान से काट दिया। जब तक 7 कठपुतलियां मारी गईं, तब तक अर्जुन ने जो हथियार शोधन तकनीक प्राप्त की थी वह पहले से ही गहन श्रेणी की हथियार शोधन तकनीक प्रारंभिक श्रेणी थी। हथियारों को नश्वर, आत्मा, पृथ्वी, स्वर्ग, दाव, गहन और ईश्वर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। समकालीन युग में पूरे हाउटियन साम्राज्य में सबसे बेहतरीन शाही हथियार शोधक भी केवल गहन श्रेणी के प्राथमिक श्रेणी के हथियार ही बना सकते थे। शोधन के तरीके चाहे कितने भी उच्च क्यों न हो, वे उन्हें समझ नहीं पाएंगे। और इस समय अर्जुन ने जो हथियार शोधन कला प्राप्त की थी, उसने वास्तव में उसे एक पल में शीर्ष हथियार शोधकों में से एक बनने की अनुमति दी थी। बेशक कौशल और अनुभव के मामले में अर्जुन एक शीर्ष शाही कारीगर की तुलना में बहुत कमजोर था, लेकिन कम से कम कारीगरी के बारे में उसका ज्ञान एक शीर्ष शाही कारीगर के बराबर था। हाँ मेरे अच्छे भाई, भले ही अब तुम्हारे पास मार्शल आर्ट की ताकत न हो, फिर भी तुम एक बेहतरीन कलाकार के अच्छे अंकुर हो। तुम जहां भी जाओगे वहां बहुत लोकप्रिय होगे। जब मेंग डाई ने देखा कि उसका आदमी कितना उत्कृष्ट है, तो वह भी खुश हो गई। मैं अभी भी एक शीर्ष कारीगर बनने से बहुत दूर हूं। कारीगरी में दशकों के अनुभव के बिना मैं खुद को ऐसा कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और उसके सामने 7 आत्मा पत्थरों की व्यवस्था की। अर्जुन ने कहा, मैंने सभी 7 आत्मा पत्थरों को इकट्ठा कर लिया है, लेकिन हथियार के साथ मेरी मौन सहमति पर्याप्त नहीं है। ऐसा लगता है कि मैं अब उनका उपयोग नहीं कर सकता। कुछ गड़बड़ है। स्वप्न तितली ने आंखें झपकाईं। तुम्हारे हथियार में भी आत्मा है। क्या तुम भूल गए? इसमें ड्रैगन के खून की एक बूंद है। ड्रैगन दुनिया की सबसे ऊंची आत्मा है। इसके खून की एक बूंद कोई मजाक नहीं है। यह सही है। मैं इसके बारे में कैसे भूल सकता हूं? अर्जुन ने अपने माथे पर थपकी दी और जल्दी से उसके बगल में स्थित गलाने वाली भट्टी की ओर चला गया। इस प्रगलन भट्टी का इस्तेमाल उन लोगों द्वारा कलाकृति की आत्मा को शांत करने के लिए किया जाता था जो इसे तोड़कर अंदर घुस गए थे। इस भट्टी का आकार अन्य प्रगलन भट्टियों से बिल्कुल अलग था। यह बेहद अजीब था। अर्जुन ने ड्रैगन ब्लड सेबर और 7 आत्मा पत्थरों को फेंक दिया और कॉस्मोस इंपीरियल फायर तकनीक के साथ इसे संतुलित करना शुरू कर दिया। आत्मा पत्थर किसी हथियार के स्तर को बढ़ा नहीं सकते थे, लेकिन वे हथियार की आत्मा को शांत कर सकते थे। शस्त्र आत्मा वाले हथियार और शस्त्र आत्मा रहित हथियार समान स्तर के नहीं थे। 5 तत्वों की ज्वाला के जलने से 7 आत्मा पत्थर तरल में बदल गए और ड्रैगन रक्त कृपान में विलीन हो गए। अर्जुन ने सावधानी पूर्वक आग पर काबू पाया और 7 घंटे तक शोधन चलता रहा। जैसे ही अर्जुन ने सोचा कि वह असफल हो गया है और जाने वाला था, एक ड्रैगन की दहाड़ जिसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया, अचानक भट्ठी से आई। आह! अर्जुन की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने वास्तव में एक नीले ड्रैगन की छाया को गलाने वाली भट्टी से आकाश में उड़ते हुए देखा। विशाल एजो ड्रैगन 5000 मीटर से अधिक लंबा था। पूरा नीला ड्रैगन गुंबद के नीचे चक्कर लगाता रहा और धीरे धीरे कांपने लगा। ड्रैगन की एक जोड़ी आंखें नीचे की ओर देख रही थीं। अर्जुन और मेंग डाई दोनों इतने डर गए कि उनके चेहरे पीले पड़ गए। उन्हें वास्तव में पता चला कि वे किसी अज्ञात समय पर पहले ही जमीन पर घुटने टेक चुके थे। यहां तक कि उन्हें इस हरकत का एहसास भी नहीं था। वह तो बस एक नीले ड्रैगन की प्रेत छवि थी। नीला ड्रैगन प्रेत सिर्फ ड्रैगन के खून की एक बूंद से आया था। हालांकि अर्जुन ने पाया कि नीला ड्रैगन प्रेत बहुत दर्द सा रहा था। यह बिजली के प्रकोप से गुजर रहा है। स्वप्न तितली चिल्लाई। ड्रैगन के खून की वह बूंद संकट के दौरान एजो ड्रैगन द्वारा छोड़ी गई थी, इसलिए इसमें अभी भी संकट की दर्दनाक यादें हैं। अच्छा भाई, जल्दी करो। इसके साथ क्लेश पार करो। इससे मान्यता प्राप्त करने से पहले तुम्हें इसके साथ क्लेश साझा करना होगा, तभी यह तुम्हारी कृत्रिम आत्मा बनने के लिए तैयार होगी। हालांकि अर्जुन हैरान था। मैं इसके साथ क्लेश कैसे पार कर सकता हूं? मुझे नहीं पता कि क्या करना है। इस समय अर्जुन को अचानक आत्मा पत्थर से एक शक्तिशाली आकर्षण महसूस हुआ। इसके तुरंत बाद अर्जुन को लगा कि उसकी आत्मा को बाहर निकाला जा रहा है और एजो ड्रैगन प्रेत द्वारा निगल लिया गया है। अध्याय 449 नई रशिंग लाइटनिंग सेबर निरपेक्ष।
इससे पहले कि अर्जुन को एहसास हो पाता कि क्या हुआ है, उसे लगा कि दुनिया बदल गई है। वह पहले से ही एजो ड्रैगन के शरीर के अंदर था। यह भी कहा जा सकता है कि वह पहले से ही एजो ड्रैगन में तब्दील हो चुका था और वह लगातार आसमान की ओर भाग रहा था। पूरी भूमिगत दुनिया गायब हो गई थी। चारों ओर जंगल था। उसके सिर के ऊपर अनंत आकाश था और आकाश और पृथ्वी पर काले बादल छाए हुए थे। अचानक जिन लेई का एक बोल्ट आसमान से उतरा और अर्जुन पर भारी रूप से उतरा। नीला ड्रैगन दर्द सहता हुआ गुस्से से दहाड़ने लगा। उसे जीवन और मृत्यु का डर नहीं था, बल्कि वह पागलों की तरह आसमान की चोटी की ओर भागा। अर्जुन भी एजो ड्रैगन की अडिग इच्छाशक्ति से संक्रमित था। इस समय वह एजो ड्रैगन था और एजो ड्रैगन अर्जुन था। चलो, लानत है, फिर से आओ। अर्जुन पहले ही भूल चुका था कि वह कौन था। वह आकाश की ओर गुस्से से दहाड़ रहा था, एक अडिग योद्धा की तरह नीले ड्रैगन के साथ आकाश की ओर भाग रहा था। धमाका! एक और बिजली गिरी और उसने एजो ड्रैगन के शरीर पर प्रहार किया। अर्जुन को अपने पूरे शरीर में अतुलनीय दर्द महसूस हुआ, यहां तक कि उसकी आत्मा भी इस प्रहार से कांप उठी। अर्जुन को पहले से ही यह एहसास हो गया था कि एजो ड्रैगन में डरपोकपन की झलक थी, लेकिन अर्जुन में खुद एक बहुत ही मजबूत लड़ाकू भावना थी। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो मजबूत होने पर भी मजबूत था और उसने कभी अपना सिर नीचे नहीं किया। जाओ! अर्जुन दहाड़ा और उसने एजो ड्रैगन को फिर से आकाश में ले आया। धमाका! 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 एक के बाद एक विपत्तिपूर्ण बिजली गिरी, जो अधिक से अधिक शक्तिशाली होती गई। लगातार आकाश में संघर्षरत, प्रतिरोध करने वाले और संघर्षरत एजो ड्रैगन को जमीन पर गिराती रही। बाद में बिजली का कहर पहले से ही अतुलनीय रूप से भयानक था। एजो ड्रैगन को जमीन पर गिराने के बाद, इससे पहले कि वह फिर से उड़ पाता, एक और विपत्ति बिजली गिरी, जिसने एजो ड्रैगन को जमीन पर कुचल दिया और एजो ड्रैगन पर अंधाधुंध बमबारी की। अर्जुन की लड़ाकू भावना अपनी सीमा तक बढ़ गई थी। उसने स्वर्ग पर चिल्लाया, स्वर्ग मुझे नष्ट करना चाहता है और मैं स्वर्ग को तोड़ दूंगा। एजो ड्रैगन की लड़ाकू भावना अचानक से बहुत अधिक बढ़ गई और उसने अप्रत्याशित रूप से अपनी असीम क्षमता को उन्मुक्त कर दिया और एक झटके के साथ 9 स्वर्गों तक उड़ गया। नीला ड्रैगन वास्तव में काले बादलों में घुस गया, बादलों में लौटता और घूमता हुआ, संकट की बिजली के खिलाफ लड़ता हुआ। बादल गरजने लगे और सुनहरी बिजली एक जाल में बंध गई, जिसके भीतर नीला ड्रैगन फंस गया। नीला ड्रैगन बाईं और दाईं ओर टकराया, जिससे उग्र ड्रैगन दहाड़ की लहरें निकलने लगीं। अर्जुन गुस्से से दहाड़ते हुए बोला, भले ही मुझे हजारों टुकड़ों में काट दिया जाए और मेरी हड्डियां चकनाचूर कर दी जाए, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। मैं अपना सिर नीचे नहीं करूंगा। नीला ड्रैगन ने एक अभूतपूर्व दहाड़ लगाई। ड्रैगन की दहाड़ पूरे आकाश और पृथ्वी पर गूंज उठी, जिससे बादल सभी दिशाओं में बिखर गए और यहां तक कि धरती भी कांप उठी। हालांकि अंत में यह अभी भी बिजली के प्रकोप से बचने में असमर्थ था। अंतहीन सुनहरी बिजली में यह टुकड़ों में बिखर गया। उस समय अर्जुन विफल हो गया और एजो ड्रैगन भी विफल हो गया। मैं आकाश को चीरकर आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। अर्जुन ने एक लंबी आह भरी और एजो ड्रैगन का शरीर बिखर गया और उसकी आत्मा नष्ट हो गई। आखिरी क्षण में जब ड्रैगन आत्मा बाहर तैरकर आई और सुनहरी बिजली से टकराई, तो उसने अर्जुन की ओर देखा। जहां तक ड्रैगन के सिर की बात है, जिसका सिर काटा गया था, जिस क्षण वह सुनहरी बिजली से चकनाचूर हुआ, उसने खून और आंसू की एक बूंद छोड़ दी। ऐसा लग रहा था जैसे नीला ड्रैगन अर्जुन को कोई इरादा बता रहा हो। शुक्रिया पुराने दोस्त, लेकिन तुमने मेरी एक अधूरी इच्छा पूरी कर दी है। अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। अर्जुन भी एजो ड्रैगन की दृढ़ता और उसके अडिग ड्रैगन स्वभाव से प्रभावित हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और ड्रैगन ब्लड टीयर की वह बूंद अर्जुन थी। वह आसमान में बिखर गई और उसके साथ ही अनगिनत ड्रैगन रक्त जमीन पर बिखर गए। केवल अर्जुन के ड्रैगन रक्त के आंसू एक पेड़ पर गिरे। अर्जुन भी एजो ड्रैगन के साथ मर गया, लेकिन अर्जुन की मार्शल भावना और उसकी कृपाण की मंशा नहीं मरी। ड्रैगन के खून की बूंद ने पेड़ पर ब्लेड के आकार का निशान छोड़ दिया। कई वर्षों के बाद पूरा पेड़ सूखकर बिखर गया था और केवल पत्ते का आकार ही हमेशा के लिए बचा था। अर्जुन ने अचानक अपनी आंखें खोली और जोर से सांस ली।
उसने पाया कि वह अभी भी भूमिगत दुनिया में था। हालांकि उनका मूड लंबे समय तक शांत नहीं हो सका। अभी जो कुछ भी हुआ वह इतना वास्तविक था कि अर्जुन के लिए यह बताना असंभव था कि यह वास्तविक था या नहीं। यह पता चला कि ब्लेड वास्तव में उसकी मार्शल आत्मा द्वारा बनाई गई थी, लेकिन क्या एजो ड्रैगन क्रॉसिंग ट्रिब्यूलेशन सैकड़ों हजारों साल पहले या यहाँ तक कि लाखों साल पहले नहीं हुआ था? लेकिन उस समय दुनिया में एक भी अर्जुन नहीं था। तलवार चलाने की तो बात ही छोड़िए। क्या यह हो सकता है कि पुनर्जन्म का फैसला स्वर्ग ने किया हो? अर्जुन ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उसकी आंखें भी नम थीं। वह बुदबुदाया, बूढ़े आदमी, तुम्हें आखिरी बार विदा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। अच्छा भाई, क्या तुम रो रहे हो? ड्रीम बटरफ्लाई घुटनों के बल बैठ गई और अर्जुन के आंसू पोंछने लगी। क्या कंडेंसिंग इक्विपमेंट स्पिरिट फेल हो गई? मैंने तुम्हें बहुत देर से यहां बैठे देखा और तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं हुई। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर आंसू के दाग पोंछे, जिससे उसकी मुस्कान खिल उठी। कुछ नहीं हुआ, बस कुछ देर के लिए मेरे दिल में कुछ महसूस हुआ। भूमिगत दुनिया के गुंबद पर नीला ड्रैगन प्रेत ने अर्जुन पर एक गहरी नजर डाली और एक चिल्लाहट के साथ गलाने वाली भट्टी में हमला किया। गलाने वाली भट्टी तुरंत चमक उठी। ऊपरी ढक्कन से एक जोरदार आवाज के साथ एक 3 मीटर ऊंची कृपान आसमान में उड़ गई। दरअसल विशालकाय कृपान की पीठ पर एक ड्रैगन रिज पड़ा हुआ था। ब्लेड हरा और लाल था, ब्लेड लाल था और ब्लेड हरा था। ब्लेड की सतह पर हल्के से ड्रैगन स्केल दिखाई दे रहे थे। अर्जुन ने तुरंत तलवार को ठीक किया और आखिरकार एक 3 मीटर लंबी अजीब आकार की तलवार प्राप्त की, जिसके पीछे एक ड्रैगन रिज था। ऐसा लग रहा था जैसे एक छोटा नीला ड्रैगन चाकू की पीठ पर सीधा लेटा हुआ था। जब अर्जुन ने मूठ पकड़ी तो ड्रैगन स्केल पैटर्न वाली मूठ वास्तव में फैलने लगी। अर्जुन के दाहिने हाथ के चारों ओर 2 बार लपेटने के बाद मूठ का अंत ड्रैगन के पंजे में बदल गया और अर्जुन की बाह को मजबूती से पकड़ लिया। वाह! मेंग डाई अचंभित रह गई जब उसने कहा, यह कृपान, क्या यह जीवित है? अर्जुन ने लगातार 3 गहरी सांसें ली और कहा, ड्रैगन के साथ कष्ट ने मुझे कुछ सिखाया है। यद्यपि बौद्ध धर्म की गहन कलाएं शक्तिशाली है, फिर भी वे मेरी जन्मजात विशेषताओं से मेल नहीं खाती। अभी अभी मुझे अचानक एक मार्शल कौशल का बोध हुआ, जिसका उपयोग मेरी लाइटनिंग रशिंग सेबर तकनीक में किया जा सकता है। जैसे ही उसने बात की, अर्जुन ने अपनी क्यूई को बिजली में बदल दिया। उसका पूरा दाहिना हाथ बिजली से लिपटा हुआ था और वह चिल्लाया, गड़गड़ाहट, रैप्टर अपनी पूंछ हिलाता है। इस समय अर्जुन के पीछे हवा में एक नीला ड्रैगन प्रेत दिखाई दिया। छाया ने अपनी पूंछ हिलाई और अजगरों की तरह दहाड़ने लगी। अर्जुन ने क्षैतिज रूप से वार किया। बिजली एक प्रकाश किरण में संघनित हो गई और कृपान की रोशनी ने एक बड़े अर्धचंद्र को काट दिया जो लगभग गोल था। विशाल अर्धचंद्राकार ब्लेड की चमक ऐसे फैल रही थी जैसे दर्जनों छोटे छोटे वज्र ड्रैगन ब्लेड की चमक पर दहाड़ रहे हो। कृपान की रोशनी भूमिगत दुनिया के दूर आकाश में फैल गई, लेकिन यह अभी भी अंतहीन अंधेरे में थी। चमकदार बिजली की रोशनी उत्सर्जित कर रही थी। लेई, नीला ड्रैगन समुद्र में है। अर्जुन ने अपनी चाल बदली और विशालकाय कृपान को जमीन में घोंप दिया। वह आगे बढ़ा और बमबारी की। उसी समय उसके पीछे हवा में एक विशाल ड्रैगन हेड प्रेत प्रकट हुआ। ड्रैगन हेड ने अपना मुंह खोला और एक चौंकाने वाली ड्रैगन दहाड़ लगाई, बिल्कुल वैसी ही जब उसने अंधेरे बादलों में क्लेश बिजली के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अर्जुन का पूरा शरीर धधकती लपटों में बदल गया जैसे ही वह आगे बढ़ा। उसका दाहिना हाथ, जो एक विशाल कृपान पकड़े हुए था, वास्तव में एक वज्र ड्रैगन में बदल गया था। बिजली के ड्रैगन ने अपने मुंह से तलवार के पिछले हिस्से को काटा और अर्जुन पर हमला किया। उसकी ताकत ने स्वर्ग को हिलाकर रख दिया। गड़गड़ाहट, ड्रैगन को झकझोर देने वाली धूप। अर्जुन ने अपना रुख बदला और उसके पीछे हवा में एक पूरा नीला ड्रैगन प्रेत प्रकट हुआ। नीला ड्रैगन प्रेत 50 मीटर लंबा था। अर्जुन ने अपनी कृपान आकाश में फेंकी और एक छोटा सा थंडर ड्रैगन अपने मुंह में अर्धचंद्राकार ब्लेड की रोशनी लेकर उड़ गया। अर्जुन ने फिर वार किया और दूसरा छोटा बिजली ड्रैगन अपने मुंह में कृपान की रोशनी लेकर उड़ गया। अर्जुन ने लगातार 13 बार वार किया। कृपान की 13 किरणें एक 50 मीटर लंबे वज्र ड्रैगन में संघनित हुईं। वज्र अजगर ने अपना सिर आकाश की ओर उठाया और 9 स्वर्गों में दहाड़ने लगा। स्लैश! अर्जुन हवा में उड़ गया।
उसने बिजली के ड्रैगन कृपान प्रकाश में एक विशाल कृपान डाला और जमीन पर भयंकर रूप से हमला किया। बिजली का ड्रैगन तुरंत 50 मीटर लंबी कृपान प्रकाश में परिवर्तित हो गया, जिसने वेदी को रोशन कर दिया, अंधकार को दूर कर दिया और हिंसक रूप से नीचे उतर आया। एक ही वार से वेदी के नीचे की सीढ़ियां सीधे एक अथाह दरार वाली घाटी से बाहर निकल आईं। पूरी वेदी कांप रही थी। हालांकि वेदी ने तुरंत अपना मूल स्वरूप पुनः प्राप्त कर लिया। ड्रीम बटरफ्लाई किनारे खड़ी होकर यह दृश्य देख रही थी। वह चौंक गई। क्या यह वह ताकत है जो 5वें स्तर के ओरिजिनल रिटर्निंग मार्शल आर्टिस्ट के पास होनी चाहिए? अध्याय 450 युद्ध के निशान। अरे देखो, वह क्या है? वेदी के बीच में एक छोटा सा महल था। मेंग डाई ने महल के मुख्य द्वार के ऊपर की ओर इशारा किया और चिल्लाया। अर्जुन अपनी नई कृपान के साथ खेल रहा था। ड्रीम तितली की आवाज सुनकर उसने पलटकर देखा कि एक छोटा सा पन्ना अपने पंख फड़फड़ाते हुए वहां तैर रहा था। सौभाग्य से मैं भूमिगत हो गया, अन्यथा मैं इसे चूक जाता। अर्जुन ने सिर हिलाया और पृष्ठ की ओर इशारा किया। छोटी गौरैया, वापस आओ। छोटी गौरैया खुशी से चिल्लाई और फुफकारती हुई बाहर निकल गई। पेज ने तुरंत अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गया। हालांकि उसकी उड़ान की गति छोटी चिड़िया जितनी तेज नहीं थी, लेकिन मुड़ने में उसकी लचीलापन छोटी चिड़िया से बेहतर था। छोटी चिड़िया बाईं दाईं उड़ती रही, लगातार किताब के पन्नों का पीछा करती रही। वह बहुत खुश लग रही थी। तो जिनके पास पंख है वे उड़ सकते हैं। मेंग डाई मुस्कुराया और कुछ सार्थक कहा। इस नोफ्लाई जोन का लक्ष्य वे लोग और जीव थे जो उड़ नहीं सकते थे, लेकिन बाद में अचानक उड़ने लगे। उदाहरण के लिए, मनुष्य उड़ नहीं सकते थे, लेकिन चूंकि उनके पास युआन क्यूई था, इसलिए वे उड़ सकते थे। लेकिन भले ही वह छोटा पक्षी एक राक्षसी जानवर था, फिर भी वह एक पक्षी था। भले ही उसके पास राक्षसी जानवर की पहचान हो, फिर भी वह उड़ सकता था। इसलिए ऐसी उड़ने वाली प्रजाति नोफ्लाई जोन से प्रभावित नहीं थी। अर्जुन ने छोटे पक्षी को पन्नों का पीछा करने की अनुमति दी, जबकि वह अपने ड्रैगन ब्लड सेबर की खोज जारी रखता था। उसने धीरे से अपने बाएं हाथ से ब्लेड को छुआ और महसूस किया कि ब्लेड के अंदर एक आध्यात्मिक भावना का पोषण हो रहा था। यह आध्यात्मिक भावना कृत्रिम आत्मा का भ्रूण रूप थी, लेकिन क्योंकि यह अभी अभी प्रकट हुई थी, यह अभी भी अपने पूर्ण रूप में बाहर तैरने में असमर्थ थी और अभी भी कृपान में थी। मेंग डाई ने कहा, अच्छा भाई, जब तक आप इस कृपान का सही तरीके से उपयोग करते हैं और इसकी भावना और इच्छा शक्ति को निराश नहीं करते हैं, तब तक इसकी कलाकृति आत्मा निश्चित रूप से समय के साथ मजबूत होती जाएगी। शायद एक दिन इसकी कलाकृति आत्मा कृपान से बाहर निकल सकेगी और आप लोगों को एक साथ लड़ने में मदद करेगी। अर्जुन ने सिर हिलाया। वह कलाकृति आत्मा के बारे में बहुत स्पष्ट था। इस तथ्य का लाभ उठाते हुए कि अब यह सुरक्षित था, अर्जुन ने स्वर्गीय बिजली को आकर्षित किया। अपने युआन क्यू को पुनः प्राप्त करते हुए उसने धीरे धीरे अपनी साधना का आधार पुनः प्राप्त किया। उन्होंने पाया कि जब तक चरणहीन क्लेश उंगली जारी रहेगी, तब तक चाहे वह दुश्मन पर वार करे या नहीं, उसका क्षेत्र गिरता रहेगा। साधना स्तर गिरने के बाद वह धीरे धीरे ठीक हो जाता, हर 5 मिनट में एक बार ठीक हो जाता। अगर वह चरणहीन क्लेश उंगली का 3 बार इस्तेमाल करता, तो उसे पूरी तरह से ठीक होने में 15 मिनट लगते। क्लेश मुक्त उंगली के नियमों को समझने के बाद अर्जुन को पता था कि भविष्य में इसका बेहतर उपयोग कैसे किया जाए। चाचा, चाचा। चिड़िया की अधीर चीखें हवा में गूंज उठीं। वह आधे घंटे तक उस पन्ने का पीछा करती रही, लेकिन फिर भी उसे पकड़ नहीं पाई। इस छोटे से साथी की मदद करो, अन्यथा वह कुछ ही देर में मर जाएगा। मेंग डाई को लगा कि छोटा पक्षी बहुत दिलचस्प था और वह हंसे बिना नहीं रह सका। अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराया। उसने अपने पैरों के नीचे अपनी युआन क्यूई को संघनित किया और फिर उसके पैरों के नीचे बिजली का एक विस्फोट हुआ, जिसने अर्जुन को पीछे की ओर उछाल दिया। वह गति इतनी तेज थी कि अर्जुन एक प्रतिबिंब की तरह हवा में उछल गया। पन्नों को पकड़ने के अपने पिछले अनुभव के साथ अर्जुन इस बार सड़क से और भी अधिक परिचित था। जब वह बाहर निकला तो उसने एक चाल चली और पन्नों को एक बार धोखा दिया, फिर भागते हुए पन्नों को अपने हाथ में पकड़ लिया। उसने पन्नों को पलटा और पहले प्राप्त किए गए 2 पन्नों की तुलना की। यह 7वां पन्ना था जो उसने प्राप्त किया था। चलो, ऊपर जाने का समय हो गया है। अर्जुन ने पन्ने हटा दिए और कहा, यहाँ कोई स्वर्गीय ग्रेड की कलाकृतियां बनाने की सामग्री नहीं है।
हम उन्हें ऊपर वेदी पर देख सकते हैं। अर्जुन ने ड्रैगन ब्लड सेबर को आसमान में फेंका। ड्रैगन ब्लड सेबर के गुंबद को छूने के बाद वह तेजी से घूमने लगा। अर्जुन ने ड्रीम तितली को गले लगाया और ऊपर कूद गया। उसने एक हाथ से ड्रैगन ब्लड सेबर द्वारा ड्रिल किए गए छेद को पकड़ लिया और ऊपर चढ़ता रहा। यह भूमिगत वेदिका का केंद्रीय क्षेत्र था और जमीन पर स्थित संगत दुनिया भी श्रृंखला का केंद्रीय क्षेत्र थी। जैसे ही वे दोनों बाहर आए, उन्होंने काले रंग का गेंद वाला रास्ता देखा जो अगली मंजिल की ओर जाता था। अर्जुन ने शुरू में सोचा था कि सीमा नांटियन और अन्य लोग निश्चित रूप से यहां उसकी रक्षा करेंगे और वह किसी भी समय लड़ने के लिए पहले से ही तैयार था। हालांकि जब वह ऊपर आया तो उसने देखा कि परिणाम वैसा नहीं था। लगता है यहां कोई लड़ाई हुई है। स्वप्न तितली ने सावधानी से चारों ओर देखा और बोली, देखो, यहां लड़ाई के बहुत से निशान हैं। अर्जुन भी देख रहा था। जमीन पर हर जगह हथियारों के निशान थे। उसके 1 मील के दायरे में सभी पेड़ गायब हो गए थे। दूर जाकर देखा तो 1 मील दूर स्थित पेड़ों का एक बड़ा हिस्सा कमर तक कटा हुआ था और उनके टुकड़े शीशे की तरह चिकने थे। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, चलो चले, पहले तीसरे रिंग पर चले। वे दोनों बाहर निकले और दूसरे रिंग से होते हुए तीसरे रिंग की ओर बढ़े। इस समय अर्जुन अचानक चौंक गया। उसने पास ही एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, क्या वह व्यक्ति जाना पहचाना लग रहा है। स्वप्न तितली ने दिशा में देखा तो एक व्यक्ति पेड़ की शाखा से लटका हुआ दिखाई दिया। एक रस्सी एक छोर पर पेड़ की टहनी से बंधी थी, जबकि दूसरी रस्सी एक मृत मार्शल आर्टिस्ट की गर्दन से बंधी थी, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद को फांसी पर लटकाए हुए है। हालांकि यह स्पष्ट था कि उस व्यक्ति ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसे किसी और ने फांसी पर लटकाया था। यह वही है, मेंग डिएकी ने कहा, मैं इस व्यक्ति को जानता हूं। वह सीमा नांटियन की टीम का एक बच्चा है। वह यहां कैसे मर गया? लगता है किसी ने यह जानबूझकर किया है। क्या वह सीमा नांटियन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है? बहुत संभव है। अर्जुन का स्वर गंभीर हो गया जब उसने कहा, पहले मार्ग के पास जो युद्ध दृश्य उसने देखा था, उसे सीमा नांटियन और अन्य लोगों ने पीछे छोड़ दिया होगा। अर्जुन का दिल भारी था। सीमा नांटियन के छोटे भाइयों में से एक को मारने की क्षमता किसके पास थी? क्या वह डोंग वू शांग हो सकता है? कुछ गड़बड़ है। समय के अनुसार डोंग वू शांग अभी भी आनंदमय नरक में है। अपने शरीर में आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का उपभोग करने के लिए अपनी साधना तकनीक का उपयोग कर रहा है। क्या सीमा नांटियन से भी ज्यादा ताकतवर कोई हो सकता है? मेंग डाई को भी यह बात अकल्पनीय लगी। वह और अर्जुन अच्छी तरह जानते थे कि सीमा नांटियन कितनी ताकतवर है। चाहे कुछ भी हो, हमें सावधान रहना चाहिए। अर्जुन और अन्य 2 आगे बढ़ते रहे और तीसरे रिंग जिले में पहुंच गए। उन दोनों को एक 3 अंगूठी वाली वेदी मिली। अर्जुन ने कहा, हर जगह खतरे हैं। तुम्हें अकेले बाहर छोड़ना बहुत खतरनाक है। क्यों न मैं तुम्हें भूमिगत दुनिया में भेज दूं और जब मेरा काम हो जाए तो तुम्हें वापस ले आऊं। मेंग डाई ने अपना सिर हिलाया, मैं नहीं जा रही हूं। मैं आपके साथ जाना चाहती हूं, और अगर कोई भूमिगत दुनिया में घुस आया तो क्या होगा? ठीक है, मेरे पीछे वेदी तक आओ। मेरी ताकत बहुत बढ़ गई है, इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, अर्जुन ने ड्रीम बटरफ्लाई को तीसरे घेरे में वेदी पर खींच लिया। उसकी आस्तीन में छिपी चाबी ने वेदी के तंत्र को चालू कर दिया। पहले कदम पर एक यांत्रिक जानवर बाहर आया। एक मानव जैसी कठपुतली? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। उसे उम्मीद नहीं थी कि तीसरे घेरे में वेदी अब एक यांत्रिक भालू नहीं, बल्कि एक मानव जैसी कठपुतली होगी। इस मानव रूपी कठपुतली का स्वरूप लगभग भूमिगत दुनिया की मानव रूपी कठपुतलियों जैसा ही था। हालांकि यहां की कठपुतलियों का एक स्पष्ट क्षेत्र था। वे मूल वापसी के 9वें स्तर पर थे और भूमिगत दुनिया की कठपुतलियों जितनी शक्तिशाली नहीं थीं। यह कठपुतली युआन क्यूई नहीं छोड़ती और नहीं मार्शल तकनीक समझती है। यह मुश्किल नहीं होना चाहिए। जैसे ही मानव रूपी कठपुतली बाहर आई, वह तेजी से अर्जुन की ओर भागी। उसने अपनी मुट्ठी ऊपर उठाई और अर्जुन की ओर मुक्का मारा।